चलो भाई, कल हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था भाई? प्रायद्वीपीय का पठारी प्रदेश पढ़ा था। तो 2 मिनट में रिवीजन करते हैं, फिर आगे अपना पढ़ेंगे। प्रायद्वीपीय का पठारी प्रदेश, प्रायद्वीप किसे कहते हैं भाई? प्रायद्वीप किसे कहते हैं? जो तीनों ओर से जल से क्या हो भाई, उसे क्या बोलेंगे? प्रायद्वीप बोलेंगे। उसे प्रायद्वीप बोलेंगे। पेन कट गयो है? कोई खाली पेन नहीं बोल देने सो खाली है क्यों? चलो भाई, अगुलाग ना आ जाओ। चलो ठीक है ना। तो तीन ओर से जो जल से घिरा होता है उसे हम प्रायद्वीप बोलते हैं। और प्रायद्वीप के पठार के अंदर हमने बात की थी कि मेघालय और यहाँ पर पड़ता है कौन सा भाई? यहाँ पड़ता है झारखंड और राजमहल की पहाड़ियाँ, दोनों के बीच में यहाँ पर गैप पड़ता है, जिस गैप को क्या बोलते हैं? मालदा गैप के नाम से जानते हैं। पेपर में अगर आ जाए कि मालदा जो गैप है वो कौन से राज्य के अंदर है, तो बता दोगे क्या? नहीं है झारखंड में, मेघालय के अंदर है। कल बताया था ना आपको, मेघालय के अंदर है। फिर हमने पढ़ा था यहाँ पर किसके बारे में? ये जो है ना आपका कौन सा भाई, हमने देखा था यहाँ पर किसके बारे में देखा था कि ये जो प्रायद्वीपीय का जो पठारी प्रदेश है, हमें इसके अंदर क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। तो सबसे पहले हमें पढ़ना था क्या भाई? इससे पहले हमने विस्तार के बारे में देखा, तो इसका उत्तरी अंतिम बिंदु कौन सा था, दक्षिणी अंतिम बिंदु कौन सा था, और उसका पश्चिमी या पूर्वी अंतिम बिंदु कौन सा था, और पश्चिमी अंतिम बिंदु कौन सा था। गिर की पहाड़ी कहाँ पड़ती है, और राजमहल की पहाड़ी कहाँ पड़ती है, और कार्डमम की पहाड़ियाँ कहाँ पड़ती है? केरल के अंदर पड़ती है ना, ध्यान में रख लेना। फिर हमने बात की इसकी लंबाई के बारे में, कितनी है भाई, और इसकी चौड़ाई कितनी है। याद रखना, भारत के लगभग ये कितने वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है? 16 लाख वर्ग किलोमीटर के अंदर फैला हुआ है ना। भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है ना। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर का लगभग 16 लाख वर्ग किलोमीटर में कौन फैला हुआ भाई? यानी 16 दूना कितना हो गया? आधे भाग पर कौन फैला हुआ है? और आपका हिमालय कितने परसेंट पे फैला हुआ है भाग पे? 5 लाख पे फैला हुआ, ध्यान रखना। हमें इसके अंदर हमें पढ़ना क्या क्या था? तो हमें पढ़ना था किसके बारे में? अरावली के बारे में। और अरावली के बाद में विंध्याचल, फिर सतपुड़ा, फिर पश्चिमी घाट, फिर नीलगिरी, फिर अन्नामलाई, फिर पालनी की पहाड़ियाँ, फिर पूर्वी घाट की पहाड़ियाँ, और यहाँ पर आ जाएगी गोरखासी जयंती की पहाड़ियाँ, जो कि मेघालय के अंदर पड़ती है। प्रायद्वीपीय के पठारी भाग का ही भाग था, ये हम कल देख चुके हैं। फिर हमने ये डायग्राम बनाया था यहाँ पर और आपको समझाया था इसके लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई के बारे में, जो हमने देख लिया था कल ना। ये यहाँ पर मालदा गेट के बारे में भी हमने बात कर ली थी। फिर हमने देखा था यहाँ किसके बारे में? प्रमुख पठार के बारे में देखा था। अब आपको कौन बताएगा भाई? कौन बता सिर है? राजस्थान का भारत का सबसे ऊंचा पठार, भारत का सबसे ऊंचा पठार, भारत का सबसे लंबा या फिर बड़ा पठार, बुंदेलखंड का पठार कहाँ पड़ता है? बघेलखंड का पठार कहाँ पड़ता है? रूहेलखंड का पठार कहाँ पड़ता है? रूहेलखंड का पठार, रूहेल अवध का पठार, याद आ रहा है क्या? आगरा मंडल कौन से के अंदर पढ़ा था हमने, याद आ रहा है क्या? गंगा बेसिन के अंदर पढ़ के आए थे, गंगा का मैदानी भाग के अंदर पढ़े आए थे, है ना। फिर हमने यहाँ पे देखा था कौन सा भाई? फिर हमने देखा था यहाँ पर किसके बारे में देखा था भाई? सबसे पहले देखा था हमने छोटा नागपुर के पठार के अंदर, और हमने देखा कि छोटा नागपुर का जो पठार है उसको समान भागों में विभाजित करने वाली नदी का नाम क्या था? और ऊपर वाले भाग का नाम क्या हो गया? हजारीबाग, और नीचे वाले का नाम क्या हो गया? और यहाँ पर ही एक पहाड़ियाँ पड़ती है जिसे क्या बोलते हैं? पारसनाथ की पहाड़ियाँ बोलते हैं। ये भी कहाँ पड़ती है? झारखंड के अंदर पड़ती है ना। ये भी आपको ध्यान रखनी है। और यहाँ पर ये जो क्षेत्र है भारत का रूर क्षेत्र कहलाता है। क्यों कहलाता है? क्योंकि यहाँ पर कोयले के भंडार मिली हैं, और ऐसे ही कोयले के भंडार कहाँ मिली हैं? जर्मनी में। कौन सी नदी के किनारे? इसलिए यहाँ पर भंडार मिले, और ऐसे ही भंडार कहाँ मिले? भारत के अंदर। इसलिए इसे क्या बोला गया? भारत का रूर क्षेत्र या रूर क्षेत्र के नाम से जाना गया है। और सबसे बड़ा और मोस्ट इंपोर्टेंट जो पठार हमने पढ़ा था जिसका नाम क्या था भाई? दक्कन का पठार था, जिसे 2 भागों में बांटा गया है, दक्कन ट्रेप और दक्कन का पठार। दक्कन ट्रेप कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र के अंदर पड़ता है, और दक्कन का पठार है वो महाराष्ट्र और कर्नाटक दोनों के अंदर, महाराष्ट्र और कर्नाटक के अंदर। इसका निर्माण है वो ज्वालामुखी के दुगार से निर्मित बेसाल चट्टानों से। कल ये प्रश्न आया था।
राजस्थान पुलिस के अंदर आया हुआ है ना, राजस्थान पुलिस में आया था क्या, उसमें नीचे लिखा होता है कि इसके अंदर ये आया चुके है ना। तो यहाँ पर काली मृदा का जो विस्तार है वो है, और यहाँ पर कौन सी फसल सर्वाधिक होती है, और खनिजों की दृष्टि से ये क्या है भाई, और खनिजों की दृष्टि से दूसरा सबसे महत्वपूर्ण अगर पूछा जाए दंडकारण्य का पठार आ जाएगा। दंडकारण्य का पठार कहाँ है, अभी बात करते हैं। भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा, दक्कन का पठार। भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा, लद्दाख का पठार आ जाएगा। और फिर हमने पढ़ा था बेसाल चट्टानें कैसे बनती है, तो ये बता दोगे कैसे बनती है, तो फिर ठीक है, कोई मतलब की बात ही नहीं है। फिर हम बात करते हैं यहाँ पर कर्नाटक का पठार आ जाता है। कर्नाटक के पठार को दो समान भागों में विभाजित करने वाली नदी का नाम कावेरी। ऊपर वाला पठार बंगलुरु का पठार, नीचे वाले का पठार मैसूर का पठार। और यहाँ बाबा बुदन की पहाड़ियाँ पड़ती है, और पहाड़ियों के ऊपर चोटी पड़ती है, नाम क्या है, कुद्रेमुख पड़ती है। ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। आगे हम बात करते हैं यहाँ पर, तो नेक्स्ट हमने पढ़ा था दंडकारण्य का पठार पढ़ा था। और दंडकारण्य का जो पठार है वो कहाँ है भाई, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के अंदर है। खनिजों की दृष्टि से दूसरा सबसे महत्वपूर्ण पठार है, ये भी आपको याद रखना है। फिर हमने पढ़ा था आंध्र प्रदेश के पठार के बारे में, और ये जो पठार है इसको दो समान भागों में कृष्णा नदी बांटती है। ऊपर वाला पठार तेलंगाना का पठार, नीचे वाला भाग का नाम रोयल सीमा का पठार है। और ये नदी कौन सी बीच में से, कृष्णा नदी है। आंध्र प्रदेश का पठार के बाद में हमने पढ़ा था किसके बारे में, प्रायद्वीप या पठारी प्रदेश के अंदर। और यहाँ सबसे पहले हमने किसके बारे में देखा था, अरावली के बारे में देखा था। अरावली के बारे में बहुत पढ़ा है आपको, भारत राजस्थान में तो नहीं देखेंगे, और अरावली के बारे में हमने देख लिया है। और फिर हमने देखा था यहाँ पर विंध्याचल पर्वतमाला के बारे में। देखो यहाँ पर चोटी, इसका ये कल एक प्रश्न आया था, आपको पता है, सीटी के अंदर, पिछली सीटी के अंदर पता क्या दिया था प्रश्न ये दिया था कि सतपुड़ा की, आपको मैंने भेज दिया ग्रुप के अंदर, कि सतपुड़ा का कौन सी पहाड़ी है जो सतपुड़ा का बाग नहीं है, और वहाँ पर कौन सा पर्वत दिया हुआ था, वहाँ कौन सा दिया था, भांडे मल्लकड़े ऐसा कुछ लिखा था। यहाँ पे भांडेर है वो एग्जैक्ट के अंदर ना, तो भांडेर किसका बाग है, पर उसने ना सीटी वाले ने पिछली सीटी के अंदर देखो ऐसे ऐसे प्रश्न आते हैं, आप खुद पढ़ के कैसे आप मैनेज कर लेते हो ये ना, और पीछे कल देख लो इसके अंदर सिटी में क्या दिया हुआ है। तो ये गुजरात से शुरू होकर कहाँ तक जाता है, झारखंड तक जाता है। गुमानपुर की पहाड़ियाँ, फिर जोबनेर की पहाड़ियाँ, फिर भांडेर पर्वत, फिर कैमूर की पहाड़ी, फिर राजमहल की पहाड़ी, है ना। इसे राजमहल की पहाड़ी ना बोलकर कहीं किताबों में पार्श्वनाथ की भी पहाड़ी दे रखा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, दोनों झारखंड में ही है, ठीक है ना। वैसे झारखंड और बिहार दोनों के अंदर फैली हुई है पार्श्वनाथ, है ना, ये भी याद रख लेना थोड़ा सा। फिर अपने बात करते हैं यहाँ पर आगे और चलते हैं, तो यहाँ से नदी निकलती है और नदी दोनों भागों को विभाजित करती है, बीच में से काट देती है, नाम क्या जाता है। और सोन नदी के बाद में फिर हमने इसकी विशेषता तो देख ली थी। विशेषता हमने देखी कि यह उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करती है, और इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या था, कालूनर, सद्भावना या फिर गुडविल, तीनों एक ही नाम है, एक ही चोटी है, ऊंचाई 752 मीटर। और विंध्याचल पर्वतमाला को दो भागों में बांटने वाली नदी का नाम पूछे तो सोन नदी का नाम आ जाता है। फिर हमने पढ़ा था सतपुड़ा के बारे में पढ़ा था, ये लो सतपुड़ा का डायग्राम बहुत ही शानदार सा ना हमने बनाया था। तो ये एक भ्रंश पर्वत है। भ्रंश पर्वत क्या होता है, जो कि दो नदियों के बीच में ऊपर उठा हुआ भाग होता है, उसे भ्रंश पर्वत बोलते हैं। दो नदियां कौन कौन सी है, यहाँ पे नर्मदा है और यहाँ पे कौन सी है, ताप्ती नदी है, ध्यान रखना। यानी दो नदियों के बीच में ऊपर उठा हुआ भाग को भ्रंश पर्वत कहते हैं। यह नर्मदा तथा ताप्ती नदी के बीच में फैला हुआ है। ये इस प्रकार से हमने देखा था। फिर हमने देखा था यहाँ पर सतपुड़ा के विस्तार के बारे में, ये पेपर में आ चुका था भाई प्रश्न सिटी के अंदर, पिछली सिटी में ये आया है, ग्रुप में देखा था क्या। कल कितनों के सही हुए थे भाई, कितना गलत होया, कितना गलत होया, सारा सही है, सारा सही किंग भाई, एक गलत हो महेंद्र तेरा सारा सही है, सारा सही है, वाह वाह मौज कर दी। फिर तो अब दे ले बुढ़ी ला देगी तू हैं, एक क्वेश्चन गलत किसो तेरो, ऊंचाई किंग दे रखी है। अच्छा बिंगी मैं कालू की क्या किंगी दो लग रही किंग पूछी, अच्छा दो लग रही दे रखी है, हाँ 81-72 थी क्या, हाँ 81-72, हाँ याद रख लेना, वो मैंने सारी लिखवाई हुई है, आपको नोट्स बना लेना बढ़िया तरीके से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और कल वाले पेपर में ये पूछा कि ये एक तो ये दे रखा था राजपीपला दे रखा था, साहित्यकार एक महादेव दे रखा था, और एक मैकाल दे रखा था मेरे ख्याल से ना, और एक वो आपका भांडेर दे रखा था। तो कौन सा सतपुड़ा का बाग नहीं है, तो भांडेर उसका बाग है, किसका, विंध्याचल का। बारनेर दे दोगे, बारनेर का मतलब भांडेर ही है वहाँ का ना,
भी किताबों के अंदर ना अलग अलग जानकारी देती है, एग्जामिनर कभी एग्जैक्ट देते नहीं है, वो तो आसपास का देता है डाटा, अभी पूरा तो देता ही नहीं है वो। अब बार्नियर लिखेगा तो उसको पता चल जाएगा उसने बार्नियर दे दिया, तो बार्नियर को ही बार्नियर बोलते हैं, वो अलग हो जाएगा आपका, आप सभी जानते हैं उसको। तो यहाँ ऐसा कोई शब्द तो है ही नहीं बार्नियर वाला तो कोई। तो गिर पर्वत, राजपीपला, गाबिलगढ़, महादेव, मेकाल, अमरकटक और छोटा नागपुर का पठार, ये इनका क्रम है। चाहे पूर्व से पश्चिम पूछ ले, चाहे पश्चिम से पूर्व की ओर पूछ ले, इनका क्रम बता देना। और इनके सबसे ऊंची चोटी महादेव पहाड़ी के ऊपर पड़ती है, जिसका नाम क्या है, धूपगढ़ी। कितना मीटर है भाई। और यहाँ हमने मेकाल श्रेणी के बारे में चर्चा की थी, तो मेकाल श्रेणी के बारे में हमने देखा था कि ये आंध्र प्रदेश और कहाँ पे फैली हुई है, छत्तीसगढ़ के अंदर फैली हुई है। और मेकाल श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या था भाई, अमरकंटक था, जिसकी ऊंचाई कितनी है, 1065 या फिर 1066 है। और मेकाल श्रेणी में आर्य रेख बनता है। आर्य रेख क्या होता है, जहां से एक साथ 3 नदियों का उद्गम होता है। यहाँ से नर्मदा नदी निकली, यहाँ से महानदी और यहाँ से सोन नदी, और ये क्या है, आर्य रेख, जो कहाँ बनता है, मेकाल श्रेणी के अंदर बनता है। पूछा गया प्रश्न है आर्यस के अंदर कि आर्य रेख कौन सी श्रेणी के अंदर बनता है, तो मेकाल श्रेणी के अंदर बनता है। इतना ही था क्या, हाँ बस इतना ही था। अब हम पढ़ेंगे आगे, और इस पीडीएफ को कर देता हूँ मैं डिलीट। आज हमारा नया चैप्टर क्या रहेगा भाई, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, आपको याद आ रहा होगा हमने यहाँ पर देखा था कुछ इस प्रकार से, हमने प्रायद्वीप के पठारी भाग के बारे में हम चर्चा कर रहे थे ना। यहाँ हमने सबसे पहले क्या पढ़ना है, सबसे पहले हमें पढ़ना था किसके बारे में, किसके बारे में पढ़ना था, 2 नंबर पे हमें किसके बारे में पढ़ना था, विंध्याचल के बारे में पढ़ना था। 3 नंबर पे हमें किसके बारे में पढ़ना था, 3 नंबर पे हमें पढ़ना था सतपुड़ा के बारे में। और 4 नंबर पे ये वाला जो क्षेत्र है, यानी इसे क्या बोलते हैं। और 5 नंबर पे यहाँ पे नीलगिरी की पहाड़ी हमें पढ़नी है। और 6 नंबर पे यहाँ हमें पढ़ना है लगभग, ये नीलगिरी की पहाड़ियाँ पूरी फैली हुई है इस प्रकार से, ये यहाँ नहीं, यहाँ तक फैली हुई है पूरी। और यहाँ पर हम बात करते हैं तो हमें पढ़नी है कौन सी भाई, अन्नामलाई की पहाड़ी है ना, अन्नामलाई। और यहाँ हमें पढ़नी है पालनी की पहाड़ियाँ। और यहाँ हमें पढ़नी है पूर्वी घाट की पहाड़ियाँ। और यहाँ हमने पढ़नी है गोरोखासी जंतु की पहाड़ियाँ या फिर मेघालय की पहाड़ियाँ, मेघालय की पहाड़ियाँ है ना। इतना सा पढ़ना है हमें किसके बारे में, किसके बारे में, प्रायद्वीप के पठारी प्रदेश के अंदर। क्या ये मामला हमारा कंप्लीट हो गया। आज हमें कौन सा पढ़ना है, पश्चिमी घाट पढ़ना है सबसे पहले। तो आपके सामने आ रहा है पश्चिमी घाट। देखो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर पश्चिमी घाट के बारे में। पश्चिमी घाट का विस्तार बताओ आपकी, कहाँ से लेकर कहाँ तक ये फैला हुआ है। अगर मैं ये एक प्रश्न पूछ रहा हूँ आपके सामने से, ध्यानपूर्वक प्रश्न का उत्तर देना है आपको, कोई बोलेगा नहीं। और यहाँ पर एक प्रश्न आ गया, मान लो यहाँ पर कि पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट तथा, कोई बोलेगा नहीं भाई ना, पश्चिमी घाट तथा सतपुड़ा को अलग करने वाली नदी का नाम, किस किस को पता है, हाथ खड़े करना। 1 को, 2 को, 3 को, 4 को, 5 को। ऑप्शन नहीं मिलेंगे हैं। अगर जॉब लगना चाहता है कातिया तो ऑप्शन का लेना, सारा लेना छोड़ दे, वही बात है। आ गया, हाँ कौन सा है? हाँ भाई अपड़ा थे बताओ, नाग नागटा दिया। हाँ भाई कैसो, नर्मदा। हाँ भाई नर्मदा, हाँ है नर्मदा, महेंद्र नर्मदा, हाँ गुड्डी। वो मन ध्यान को, सिर्फ नदी का नाम बताना है, नदी का नाम। हाँ आ गए, नर्मदा, हाँ भाई, हाँ अच्छी नर्मदा हुई है, अच्छी नर्मदी। अरे मैंने क्या बताया था, यहाँ पर है ताप्ती नदी आएगा, यहाँ पर नदी का नाम आएगा कौन सी भाई। अरे आप कौन सी दुनिया में जी रहे हो, मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है। सुनो सुनो सुनो, 1 मिनट रुको, आपका डाउट सारा दूर कर देता हूँ मैं। सुनो यहाँ पे 1 मिनट रुको जरा। ये यहाँ पर अपनी बात करते हैं तो एक श्रेणी आ जाती है यहाँ पर, अभी एक बार बोलो मत भाई। यहाँ पर एक श्रेणी आ जाती है, इसका नाम क्या है, अरावली।
अरावली के बाद में हम बात करते हैं तो यहाँ पर ये कहा जाता है, इसका नाम क्या है, विंध्याचल। विंध्याचल को दो समान भागों में विभाजित करने वाली ये जो नदी है, इस नदी का जो नाम है, इसका नाम क्या, नदी का नाम क्या आ जाएगा भाई, यहाँ पे इस नदी का नाम आ जाएगा नर्मदा, नर्मदा नदी, ठीक है। और इसके बाद में हम बात करना चाहते हैं, यहाँ पर एक श्रेणी आ जाए जिसका नाम क्या है, सतपुड़ा, सतपुड़ा। और सतपुड़ा के बाद में फिर एक नदी आ जाती है यहाँ पर दोनों भागों को अलग करने वाली, इसका नाम क्या हो जाएगा, क्या नाम हो जाएगा। और ताप्ती के बाद में कौन सी श्रेणी शुरू हो जाती है, यहाँ पर एक श्रेणी आ जाती है जिसका नाम क्या है, पश्चिमी। इस श्रेणी का नाम क्या है, इस श्रेणी का नाम है पश्चिमी घाट। और ये रही सतपुड़ा, ये रही पश्चिमी घाट, दोनों को अलग करने वाली श्रेणी का नाम, नदी का नाम। मैंने कहा था नर्मदा और ताप्ती नदी के बीच में कौन सा पर्वत श्रृंखला फैली हुई है, कौन सी फैली हुई है, नर्मदा और ताप्ती के बीच में। अभी मैंने बताया था ना वो बरस पर्वत वाला, मैंने कल भी बताया था कि विंध्याचल को सतपुड़ा से अलग करने वाली नदी का नाम, सतपुड़ा को पश्चिमी घाट से अलग करने वाली नदी का नाम, दोनों को नोट में लिखवा दूंगा, आप बार बार। लोकेशन तो एक एक जिले बता रहा हूं ना आपको मैं, ये तब समझ में आएगा जब आप नदी वाला चैप्टर पढ़ोगे। हाँ तो गुजरात से शुरू होता है। ताप्ती नदी की बात करते हैं तो ताप्ती नदी क्यों नहीं जाती है, गुजरात से होकर निकलती है आपकी। अरे तभी कह रहा हूं एक बार, तो मेरी बात सुनो, एक बार ये श्रृंखला याद रखो, जब आपका नदी वाला चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा फिर उसको मैप में बताऊंगा, तब आपको पता चलेगा ना। अब आपको नदी बताऊंगा तो नदी के लिए तो फिर नदी वाला चैप्टर भी तो होना चाहिए ना आपके लिए। विंध्याचल का पठार नहीं पता वो कहाँ पे है, विंध्याचल की लोकेशन नहीं पता आपको, विंध्याचल की लोकेशन नहीं पता तो याद ध्यान करना पड़ेगा। नहीं वो तो मैं मैप में भराऊंगा तो भी वही चीज़ लिखाऊंगा जिसकी मैं थाना है नोट्स में लिखवाई है। मैंने कहा था इसका विस्तार है वो गुजरात में होता है, गुजरात के बाद में मध्य प्रदेश के अंदर होता है, मध्य प्रदेश के बाद में आगे चलती है तो क्या आ जाता है आपका, झारखंड आ जाता है, वहां तक ये फैली हुई है। एक कुछ भाग बिहार का आता है, बिहार में कैमूर का पठार है, बढ़िया तरीकों डायग्राम बना के समझाया था ने। अब वही चीज़ मैं मैप में बताऊंगा था ने। नदी तो अभी टॉपिक पढ़ेंगे ना तब आपको नहीं पता है, ये चीज़ें लास्ट में मैं कॉमन आपको, मैंने कहा था ना कॉमन आपको मैप में बताऊंगा जब आपका नदी वाला भी टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा और ये पठार वाला भी पूरा हो जाएगा, तब आपको पूरा समझ में आएगा। अब आपने नदी पढ़ी नहीं, मैं कह देता हूँ कि ताप्ती नदी है, वो ताप्ती नदी क्या करती है कि ये यहाँ से अपने निकलती है, कहाँ से भाई, बैतूल का पठार है, एमपी से निकलती है, एमपी से निकलने के बाद में फिर गुजरात में चली जाती है, गुजरात के बाद में अपना जल अरब सागर में गिरा देती है। अब बीच में नदी आ गई, बीच में पहाड़ आ गए और बीच में पर्वत आ गयो, तो भी गोल हो जाएगा। इसलिए नदी वाला चैप्टर अलग पढ़ा के, एमपी से निकलती है ताप्ती नदी, है ना, तो नदी को बीच में नहीं पढ़ा रहा मैं, सिर्फ आपको एक बार इसकी हल्का हल्का लोकेशन बता रहा हूँ, जैसे मैंने वहाँ बताया था आपको। जब ये ताप्ती नदी के बारे में पढ़ेंगे तो और हम बात करेंगे। यहाँ पे कांकरापारा योजना भी चलती है, ताप्ती नदी के किनारे चलती है ना, ये भी आपको पता होगा। सूरत शहर है वो भी कौन सी नदी के किनारे है, अभी ताप्ती नदी के किनारे है ना। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो नदी आने पर ही पता चलेगी, उसके लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। और इनकी ये जो श्रृंखला है वो तो मैं बता ही रहा हूँ आपको, जो मैंने कल बताया था विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच में कौन सा भाई, मैंने ये बताया था कि एक दूसरे से जुड़े हुए हैं भाई, अलग होगा पहले। अब पेपर में प्रश्न आ गया आपको, मान लो ये आ गया, मान लो प्रश्न मैं बताता हूँ आपको एक बार, मान लो ये प्रश्न आ गया आपका कि निम्नलिखित का उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम बताइए। उत्तर से अभी कोई बोलेगा नहीं, उत्तर का उत्तर से दक्षिण की ओर, है ना, उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम बताना, उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम बताना है, दक्षिण की ओर इनका क्या बताना है भाई, क्रम बताना है। मैंने यहाँ पर आपको 1 नंबर पे लिख दिया, यहाँ पे सतपुड़ा, 2 नंबर पे यहाँ पे मैंने लिख दिया पश्चिमी घाट है, और 3 नंबर पे मैंने यहाँ लिख दिया 3 नंबर पे मैंने यहाँ लिखा नीलगिरी, और 4 नंबर पे मैंने यहाँ आपके लिए लिख दिया है जिसका नाम क्या है भाई, जिसका नाम है पालनी की पहाड़ियाँ, पालनी की पहाड़ियाँ। अब इनका वो एग्जामिनर कह रहा है, जैसे उन्होंने आपका कहाँ हिमालय वाले भाग में उन्होंने सेट करवाया था आपसे कि उत्तर से दक्षिण की ओर हिमालयों का क्रम है ना वो सेट कीजिए श्रेणी के हिसाब से।
हमने काराकोरम देखा था, फिर हमने किसके बारे में देखा था, लद्दाख के बारे में देखा, फिर हमने जास्कर के बारे में देखा, फिर हमने पीर पंजाल के बारे में देखा, फिर धौलाधार के बारे में देखा, फिर हमने नाग टिब्बा के बारे में देखा, फिर हमने महाभारत के बारे में देखा। इनका उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम है। उसी प्रकार वो बोल देगा कि उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम बताओ प्रायद्वीपीय के पठारी भाग का, तो आप इनका क्रम बता सकते हो क्या? कौन कौन बता सकता है? कौन कौन बता सकता है? बोला नहीं, बस बोलना नहीं, ओनली फॉर। हाँ भाई, हाँ, ये क्रम सही है क्या? पता चला ना आपको? ये जो क्रम है वो एकदम क्या है, क्रम बताने की जरूरत ही नहीं है इनका। पहले क्या आती है, पहले क्या आती है? पहले अरावली आती है, फिर विंध्याचल आती है, फिर सतपुड़ा आती है, फिर पश्चिमी घाट आती है, फिर नीलगिरी आती है, फिर पालने की पहाड़ियां आती है। एकदम सही है ये क्रम, ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि हमने देखा था, ये देखो इनका क्रम, ये रहा अरावली, विंध्याचल, सतपुड़ा, पश्चिमी घाट, नीलगिरी, अन्नामलाई, पालानी, और यहाँ पूर्वी घाट, फिर मेघालय की पहाड़ियां। तो यही तो क्रम वो पूछ रहा है। अगर दोनों के बीच में यह नदी पूछे तो यह नदी बता देना कौन सी आ जाएगी, ताप्ती। यहाँ पूछे तो कौन सी आ जाएगी, नर्मदा। एक बार के लिए इतना याद करो। और यहाँ आगे कोई नदियों की बात हम विशेष करेंगे नहीं, यहाँ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पूर्वी वाले भाग के अंदर हम जब हम तटीय प्रदेश पढ़ेंगे तब हम नदियों के बारे में थोड़ी बात करेंगे, है ना। 2 नदियाँ आपको याद करनी पड़ेगी, बाकी सारी नदियाँ आपको मैं नदी वाले चैप्टर में करवाने वाला हूँ। ठीक है, ऐसे याद करना पड़ेगा इनको एक बार में, तो भाई आप देखना बार बार तो समझ में आ जाएगा। अच्छा ठीक है, हम पढ़ रहे थे, अब किसके बारे में पढ़ना है? पश्चिमी घाट के बारे में ना। तो हेडिंग डाल देता हूँ यहाँ पे, पश्चिमी घाट। अब आपसे एक प्रश्न पूछ लिया जाए, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि पश्चिमी घाट का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, वो बता दोगे? सोचो जरा, सोचो जरा, सोचो हैं ताप्ती। पश्चिमी घाट का विस्तार बताओ। मैंने कहा सतपुड़ा को अलग करने, सतपुड़ा को पश्चिमी घाट से अलग करने वाली नदी का नाम क्या है? ताप्ती नदी से शुरू होता है ये। ताप्ती नदी से शुरू होने के बाद में कहाँ तक जाता है? नीचे कौन सी पहाड़ी पड़ती है इसके? तो नीलगिरी की पहाड़ियों के बीच तक ये फैला हुआ है। पश्चिमी घाट की अगर हम बात करते हैं तो पश्चिमी जो घाट है वो याद रख लेना कहाँ से शुरू होता है। इसके अगर हम विस्तार के बारे में बात करें, अगर हम इसके किसके बारे में बात करें, विस्तार के बारे में बात करें, तो विस्तार इसका याद रख लेना, विस्तार इसका जो है वो, हाँ आप ये लिख लो ना, ताप्ती नदी से, सीधा लिखो ताप्ती नदी से शुरू होकर, ताप्ती नदी से शुरू होकर, ताप्ती नदी से शुरू होकर नीलगिरी की पहाड़ी तक फैली हुई है। ये नीलगिरी की पहाड़ी तक फैली हुई है, नीलगिरी की पहाड़ी तक फैली हुई है, पहाड़ी तक फैली है, हैं? राज्य की बात करते हैं तो गुजरात आ जाता है, और नीचे की बात करते हैं तो ये लगभग तमिलनाडु तक फैली हुई है। पूरी बात करते हैं तो नीलगिरी की पहाड़ियों का विस्तार तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक के अंदर है। पश्चिमी घाट की बात करते हैं तो पश्चिमी घाट है वो ताप्ती नदी से शुरू होकर नीलगिरी की पहाड़ी तक फैला हुआ है। नीलगिरी की जो पहाड़ियां हैं ना वहां तक ये विस्तार है। और इसके पश्चिमी घाट के अंदर कुछ दरिया आते हैं, जैसे मैं बताऊंगा गोपाल घाट, बोर घाट और थार घाट, जिसके बारे में हम बात करते हैं तो वो लगभग तमिलनाडु तक फैले हुए हैं। तो इसका विस्तार कहीं ना कहीं गुजरात से शुरू होकर तमिलनाडु तक पूरा ही विस्तार है इसका। समझ में आ गई बात? भी नीलगिरी का नाम दे दिया तो अपने केरल नहीं कह सकते, तमिलनाडु नहीं कह सकते, ना कर्नाटक कह सकते, तीनों के अंदर लास्ट तक तमिलनाडु तक हम कहना पड़ेगा भी इसका विस्तार वहां तक है, क्योंकि इसका विस्तार भी वहां तक है। और इसके बाद में हम पढ़ेंगे कौन सी पहाड़ी के बारे में पढ़ेंगे, नीलगिरी की पहाड़ियां, तो वो भी कहाँ पे फैली हुई है, वह भी कहाँ पे, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक के बीच में। फिर अन्नामलाई की पढ़ाऊंगा, वो भी कहाँ पे फैली हुई है, केरल और तमिलनाडु के अंदर। तो ये तीनों की तीनों पहाड़ियां इसी वाले भाग के अंदर फैली हुई है। ठीक है, देखते जाओ, अभी तीनों के तीनों बारे में बात करते हैं। याद रखना पश्चिमी घाट है उसको किस नाम से जानते हैं? सोहाद्री के नाम से जानते हैं। पश्चिमी घाट को किस नाम से जानते हैं? इसका एक उपनाम है, इसका एक उपनाम है सोहाद्री। क्या नाम है भाई? इसका एक उपनाम है, जैसे क्या बोलते हैं, सोहाद्री बोलते हैं, सोहाद्री, इसे सोहाद्री के नाम से जानते हैं।
इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं कि सह्याद्री को कितने भागों में बांटा गया है। सह्याद्री का मतलब पश्चिमी घाट, पश्चिमी जो घाट है उसको कितने भागों में बांटा गया है, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। तो कितने भागों में बांटा गया है भाई, यहाँ पे पश्चिमी घाट लिख दो या फिर आप क्या लिख दो, यहाँ पे सह्याद्री लिख दो, एक ही बात है। सह्याद्री का मतलब ही पश्चिमी घाट ही होता है। इसको बांटा गया है कितने भागों में बांटा गया है भाई, इसको बांटा गया है 2 भागों में। अब 2 भाग है कौन कौन से, उसके बारे में भी हम चर्चा कर लेते हैं। एक का नाम उत्तरी सह्याद्री और 2 का नाम दक्षिणी सह्याद्री। उत्तर वाली और एक दक्षिण वाली, है ना, उत्तरी सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री, यही तो याद करना है, और क्या याद करना है। अब सुनो, अपनी बात करते हैं। यहाँ बात करते हैं तो यहाँ आ जाता है आपका कौन सा भाई, उत्तरी सह्याद्री। याद करते रहना साथ साथ में, उत्तरी सह्याद्री। और यहाँ जो आती है उसका नाम क्या आ जाएगा, उत्तरी सह्याद्री का जो विस्तार है वो आ जाएगा आपका गुजरात से लेकर लगभग महाराष्ट्र तक भाग तक आ जाएगा। दक्षिणी सह्याद्री का विस्तार तमिलनाडु तक फैला हुआ है, इसलिए ये बहुत लंबी श्रृंखला है। कौन सी भाई, पश्चिमी घाट। ठीक है, तो दक्षिणी सह्याद्री की हम बात करते हैं। अब कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है कि उत्तरी सह्याद्री को दक्षिणी सह्याद्री से अलग करने वाला अक्षांश कौन सा है, बताओ भाई। उत्तरी सह्याद्री को दक्षिणी सह्याद्री से अलग करने वाला ये जो अक्षांश निकलता है इनके बीच में, ये कितने डिग्री अक्षांश है, तो ये आपको याद रखना है। कितना डिग्री है भाई, कितना डिग्री है, 16 डिग्री अक्षांश है। वो उत्तरी सह्याद्री को दक्षिणी सह्याद्री से क्या करता है, अलग करता है। पेपर में आ चुका है, याद रखना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट है। फिर आपको याद रखना है कि इनकी सबसे ऊंची चोटियों के बारे में, चोटियों के बारे में बताइए। इनकी अगर मैं बात करता हूं, उत्तरी सह्याद्री की मैं बात करना चाहूं तो उत्तरी सह्याद्री की सबसे जो ऊंची जो चोटी है, उस चोटी का जो नाम है वो हम पढ़ने वाले हैं। कहाँ गई चोटी, ये रही चोटी। इसकी जो सबसे ऊंची जो चोटी है वो हम पढ़ेंगे, और इसकी भी हम सबसे ऊंची चोटी के बारे में हम पढ़ेंगे। दोनों चोटियों के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। इसकी जो सबसे ऊंची जो चोटी है उसका नाम क्या आ जाएगा भाई, और इसकी जो सबसे ऊंची जो चोटी है उसका नाम क्या आ जाएगा, वो भी हम बात करते हैं। ठीक है भाई, कर लेते हैं बात हमें क्या, ये वाला। ठीक है, अब सुनो, अपनी बात करते हैं इसके सबसे ऊंची चोटी का नाम। ठीक है, अब देखो, इसकी सबसे ऊंची जो चोटी है उसका नाम है, बहुत ही प्यारा सा नाम है। एक ही बाई याद रखनी है, और कौन सी बाई याद रखनी है, थाने याद रखना पड़ा वो, किसी बाई ने, कलसू बाई ने याद रखना पड़ा वो, कलसू बाई, किसी बाई, कलसूबाई। उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, कलसूबाई है। और कलसूबाई कहाँ पड़ती है, कलसूबाई कहाँ पड़ती है, ये पड़ती है आपकी कहाँ पे, और अगर हम बात करना चाहें इसकी कलसूबाई की ऊंचाई कितनी है, इसकी ऊंचाई कितनी है, तो कलसूबाई की जो ऊंचाई आ जाएगी वो आ जाएगी कितनी भाई, 1646 मीटर मात्र। ये बाई की ऊंचाई याद रख लियो, पेपर में आवेगी। किसी बाई है, कलसूबाई। कलसूबाई महाराष्ट्र के अंदर पड़ती है। उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी है, ऊंचाई 1600। दक्षिणी सह्याद्री की बात करते हैं तो दक्षिणी सह्याद्री के अंदर हम बात करना चाहें तो यहाँ आपको याद रखनी है, और यहाँ इसका नाम आ जाता है कुद्रे। और इसके बारे में हमने कहाँ पढ़ा था ये बताएगा आपको, आपको कौन बताएगा भाई, हाँ भाई कौन बता सी भाई, ये बताएगा कौन भाई, नवनीत बता भाई। कुद्रेमुख कहीं ना कहीं हमने 300-400 साल पहले पढ़ा था, 400 साल पहले पढ़ा था, बताओ भाई कुद्रेमुख के बारे में कहाँ पढ़ा था, तू सोच। इतना मैं थोड़ा सा आगे बता दूँ, एक्सप्लेन कर दूँ। चलो मैं थोड़ी लोकेशन में बता देता हूँ आपको। कुद्रेमुख पड़ता है कर्नाटक के अंदर। कहाँ पड़ता है, अब तेरे को बताना है कौन सी पहाड़ियों के अंदर पड़ती है, ये वो आपको बताना है। ये कुद्रेमुख है वो कौन सी पहाड़ियों के अंदर पड़ती है। अगर मैं इसकी ऊंचाई के बारे में बात करना चाहूँ तो इसकी जो ऊंचाई आ जाएगी वो आ जाएगी मात्र और मात्र 1892। अब बता दे, रुको जरा सब्र करो, अभी हम पश्चिमी घाट पढ़ रहे हैं। अन्नामलाई तो हम बात करेंगे,
रुको तो जरा, एक बार सब्र तो करो आप, थोड़ा सा वेट करो, थोड़ा सा, मात्र 10 मिनट रुक जाओ आप, उसके बाद में आपके क्वेश्चन का आंसर देंगे। आपके क्वेश्चन को मैंने होल्ड कर लिया एक बार के लिए ना। हाँ भाई बताओ भाई, याद नहीं आ रही है? हाँ भाई, बाबा बुद्दीन की पहाड़ियों के अंदर पड़ती है। वाह भी वाह, बहुत बढ़िया भाई, है ना। घर जाके पढ़ोगे तब याद आएगी ना, ऐसे तो याद आएगी नहीं, ऐसे तो कोई पता नहीं, है ना। अभी हम बात करते हैं, अगर ऐसे याद आती तो फिर सारा पास हो जाता। याद क्या रखना है? उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी का नाम कलसुबाई, दक्षिणी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी का नाम कुद्रेमुख, कर्नाटक के अंदर पड़ती है। कर्नाटक में कौन सा पठार के बारे में बात कर रही हैं? कर्नाटक का ही पठार है, वहां पर एक क्या मिलती है? पहाड़ी मिलती है, जिस पहाड़ी का नाम है बाबा बुदीन की पहाड़ियां, और बाबा बुदीन की पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी का नाम कुद्रेमुख। और अब आपको कौन बतासी भाई? हाँ, रानी बतासी कर्नाटक के पठार को 2 समान भागों में विभाजित करने वाली नदी का नाम। कर्नाटक के पठार को 2 समान भागों में विभाजित करती है कावेरी, लेकिन महेंद्र बताएगा आंध्र प्रदेश को 2 समान भागों में विभाजित करने वाली नदी का नाम कौन सी? अभी कौन सी जयंती टपी है? भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन कौन सी जयंती आती है? भादो की अंधेर पक्ष की 8 कौन सी जयंती है? कृष्णा नदी आती है ना, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और भाद्रपद शुक्ल पक्ष की अष्टमी के दिन राधा अष्टमी, कल ही है क्या? अच्छा चलो कोई बात नहीं। अच्छा शुक्ल कल 8 होंगे, आज 7 होंगे, ठीक है। 10 में सारा राम जोरा चलाना, मैं बढ़ जाऊंगा तो। चलो भाई यहाँ तक हमने बात करेंगे, और उसके बाद में हम बात करते हैं इसके अंदर कुछ घाट, कुछ अपने क्या पड़ते हैं? दर्रे पड़ते हैं, पश्चिमी घाट के प्रमुख दर्रे। और यहाँ से प्रश्न आया था आरएएस प्री 2021 में, और एसआई की भर्ती 14 सितंबर 2021 के अंदर। पश्चिमी घाट के प्रमुख दर्रे, पश्चिमी घाट के प्रमुख दर्रे, कौन कौन से दर्रे हैं भाई? याद आ रहा है क्या कुछ है? हमें तो याद है। हाँ आपने बताया था कि सारे, देखो पहले हमने पढ़ा था सिकंदरनाथ जलेबीला कहाँ के हैं? सिक्किम के हैं। मैंने कहा था मारी थाली भर दो, ये कहाँ के हैं? तो उत्तरी सह्याद्री के पहले दर्रे बता रहा हूँ, मारी थाली भर दो, बताओ पहलो कौन सा? अरे पहला कौन सा? पहला है थालघाट, मारी थाली भर बोर घाट है। और ये तो आ गया थारा ऊपर का भागा। फिर मैं था नीचे बताओ कि करेला पालक सोयाबीन खाओ, करेला पालक पालघाट पेन चल रही हूँ, कुंपलो खटाए हाँ काट देंगे ना, हाँ वो काम सही करे ना, है तो नाश कर लियो आज, ला छोड़ कोई नहीं। पालघाट के बारे में हम बात करते हैं। पालघाट के बारे में नेक्स्ट अंतिम कौन सा आ जाता है? इसका कौन सा आ जाता है अभी? सोन घाट आ जाता है। कौन सा घाट आ जाता है अभी? इतने से बात नहीं बनेगी, बात बनाने के लिए कुछ आगे भी चलना पड़ेगा। और आगे हमें क्या पढ़ना पड़ेगा कि थाल घाट किससे किसको जोड़ता है? तो ये जोड़ता है, किसको जोड़ता है? ये जोड़ता है मुंबई को नासिक से जोड़ता है, मुंबई को नासिक से जोड़ता है। कौन सा भाई? थाल घाट। मुंबई को पुणे से जोड़ता है, कौन सा भाई? मुंबई को पुणे से जोड़ने वाली का नाम आ जाएगा भोर। कोच्चि को कोयम्बटूर से जोड़ता है, कोच्चि को कोयम्बटूर से जोड़ता है, कोच्चि को कोयम्बटूर से जोड़ता है, कोयम्बटूर से जोड़ता है, कोच्चि को कोयम्बटूर से जोड़ता है ना। ये भी याद रखना है। आज वो नहीं है क्या, क्या नाम है उसका? हाँ तेरी बहन को नहीं रहा, धर्म की बहन को नहीं, कुछ सार दिखाना है, कोई घटना ना घट गई है, खड़ी आंते आंते चक्कर आजेराम है। कोचिंग को कोयम्बटूर को कहते हैं, ये भी ध्यान रखना। सोन घाट के बारे में बात करते हैं तो ये जोड़ता है आपको तिरुवनंतपुरम को मदुरई से जोड़ता है, मदुरई से जोड़ता है। तिरुवनंतपुरम को कहाँ से जोड़ता है भाई? मदुरई से जोड़ता है। बता देता हूँ, लोकेशन इनकी कंफ्यूज नहीं होना है। मुंबई कहाँ पड़ता है? मुंबई महाराष्ट्र में। नासिक भी कहाँ पे? मुंबई कहाँ पे? पुणे कहाँ पे? कभी आपने सीआईडी देखी है क्या?
ज़्यादा सीन कहाँ के होते हैं उसके अंदर? मुंबई के होते हैं, बीच के होते हैं ज़्यादा ना। दया पता करो कुछ तो गड़बड़ है दया, हैं ये सर यही होते हैं ना, ध्यान रखना ना। तो ये मुंबई को पुणे से जोड़ते हैं, है ना। ऐसा कोई है नहीं जिसने सीआईडी या क्राइम पेट्रोल या फिर वो पहले एक दो और चलते थे ना, अदालत वगैरह, ऐसा अच्छा नाटक चलते थे ना, वो देखा करो, उससे क्या दिमाग थोड़ा तेज होता है ना। पठान तो देखो नहीं कौन है, बीटे में घनी देखिए सीआईडी है ना। वैसे अच्छा था एपिसोड, 40 मिनट में खत्म भी हो जाता था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती 40-45 मिनट में ना। हाँ ए तो कड़कद का चला गोपी बहु रसोड़े में कौन है ना, ए मैं तो छोटे छोटे होता जद का देखना रहे आते चल ही लग नहीं। हाँ एक पहला और भी चलता कि चलो छोड़ो, यहाँ अपने बात करते हैं, है ना। मान लो तो एक वो फेवरेट है तो वही खत्म हो गया, शक्तिमान, है ना, तो वही खत्म हो गया। तो पालघाट के बारे में बात करते हैं। कोच्चि, कोच्चि किसकी रहता है? कोच्चि कहाँ पड़ता है? केरल के अंदर। और कोयम्बटूर कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है तमिलनाडु के बिल्कुल पास के अंदर पड़ता है, ध्यान रखना, तमिलनाडु के अंदर पड़ता है। और तिरुवनंतपुरम किसकी राजधानी है? ये कंफ्यूज हो जाओगे आप, यहाँ मैं लिख देता हूँ तमिलनाडु, एक एक तो याद आता है। आंदोलन आगे लिखूंगे, ये तो महाराष्ट्र के अंदर ही है सारे के सारे, ये तो महाराष्ट्र में है, कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना। और ये मुदरई है, ये पड़ता है आपका कहाँ पड़ता है भाई? तिरुवनंतपुरम किसकी राजधानी है? ये तो जानते हो आप सभी। और ये कहाँ है अभी? ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत भाई, सारा मामला सेट हो गया। और यहाँ से पेपर में प्रश्न आता है। और ये पश्चिमी घाट भी आपका सकुशलतापूर्वक पूरा हो गया। ठीक है, पश्चिमी घाट हो गया कंप्लीट। और पश्चिमी घाट के बाद में कौन सा घाट आ जाता है आपका? अब पढ़ेंगे नीलगिरी की पहाड़ियाँ। देखो नीलगिरी की पहाड़ियों से पढ़ने से पहले आपको क्या याद रखना है, यहाँ पर हमने पढ़ना है कुछ। देखो ये है आपका भारत का दक्षिणी भाग, प्रायद्वीपीय भारत। तो यहाँ पर क्या होता है कि इधर से तो आ रही है, ये आ रही है कौन सी? पश्चिमी घाट आ रहा है। और ये इधर से कौन से आ रहा है? पूर्वी घाट आ रहा है। और जहाँ पर मिलती है ना, वो मिलन बिंदु क्या कहलाता है आपका? यानी जहाँ पर पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट, पेपर में प्रश्न आ गया था कि जहाँ पर पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट आपस में मिलती हैं, वो कौन सी वहाँ पर पहाड़ी है, कौन सी पहाड़ियाँ हैं? तो वहाँ पर पड़ती है कौन सी भाई? मिलन बिंदु पर पड़ती है कौन सी पहाड़ियाँ? नीलगिरी की पहाड़ी। यहाँ कौन सी मिलती है? नीलगिरी की पहाड़ी। ये आया था आर्यस प्री 2021 में आया था ना, 21 में नहीं, हाँ 21 में आया था। प्री के पेपर में पूछा गया था कि नीलगिरी की पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी का नाम बताओ। आर्यस प्री 2021 का पेपर देख लेना आप। डोडा बेटा, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का मिलन बिंदु नीलगिरी की पहाड़ियां कहलाती है। नीलगिरी की पहाड़ियों का विस्तार पूछा जाए तो ये कहाँ से कहाँ तक आ जाएगा भाई? नीलगिरी की पहाड़ियों का अगर विस्तार पूछा जाए तो यहाँ पर क्या है? नीलगिरी की पहाड़ियां हैं वो कहाँ से शुरू होती है भाई? यहाँ अपनी बात करते हैं ना, तो ये इसका जो विस्तार है वो याद रख लेना आपका कहाँ तक है भाई? इसका विस्तार है अन्नामलाई की पहाड़ियों के बीच। या ये मत याद करना क्योंकि ये तो सारी जगह फैली हुई है, वैसे तो तमिलनाडु के अंदर भी है, केरल के अंदर भी है, कर्नाटक के अंदर भी है ना, इनके जीरे लिखवा दूंगा आपको। लेकिन पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का मिलन बिंदु कौन सा कहलाता है? नीलगिरी की पहाड़ियां। और यहाँ पर लगभग 200 सेमी से अधिक क्या होती है? यहाँ पर होती है वर्षा होती है। और जहाँ पर सर्वाधिक वर्षा होती है, जहाँ पर सर्वाधिक वर्षा होती है वहां पर कौन से वन मिलेंगे? तो इसके अंदर कौन से वन मिलते हैं? सदाबहार। आपसे पूछा जा सकता है कि सर्वाधिक सदाबहार वन है वो कौन सी पर्वत श्रृंखला के अंदर मिलती हैं या कौन सी पहाड़ियों के अंदर मिलती हैं? तो नीलगिरी की पहाड़ियों के अंदर मिलती हैं। यहाँ पर पहाड़ियों की ऊंचाई की बात करते हैं तो ऊंचाई भी काफ़ी है। और यहाँ पर 200 सेमी की क्या होती है? बारिश होती है। यहाँ पर सदाबहार वन पाई जाती हैं। और यहाँ पर जैव विविधता भी सर्वाधिक पाई जाती है। आपसे पूछा जा सकता है कि सर्वाधिक जैव विभिन्नता वाला अगर कोई पहाड़ी है तो वो कौन सी पहाड़ी है? नीलगिरी की पहाड़ी है। और यहीं पर एक भाग पड़ता है केरल वाला, जिसको यहाँ पर साइलेंट वैली के नाम से जानते हैं या फिर शांत घाटी के नाम से भी जानते हैं। साइलेंट वैली के नाम से या फिर इसे क्या बोलती हैं? शांत घाटी बोलती हैं। ये भी पेपर में आ चुका है कि शांत घाटी के नाम से किसे जानते हैं? नीलगिरी की पहाड़ी को जानते हैं। क्योंकि यहाँ पर क्या है, इधर वाले भाग में बड़े बड़े क्या है? पेड़ हैं, है ना, सदाबहार वन होते हैं ना, वो बड़े बड़े ही होते हैं। तो वहाँ पर क्या है कि सूर्य का प्रकाश नीचे नहीं आ पाता है, तो नीचे वाला भाग ऐसा लगता है बिल्कुल शांत सही है ना, कुछ चहल पहल नहीं होती है। केरल वाले भाग की बात कर रहा हूँ वहाँ पे, है ना, तो वहाँ पर ऐसा लगता है कि बिल्कुल शांत है मामला, तो इसे क्या बोलते हैं? शांत घाटी या फिर क्या बोलते हैं?
साइलेंट जोन के नाम से जानते हैं, वो कहाँ पड़ता है? आपका केरल के अंदर पड़ता है। अगर श्रेणी पूछी जाए, पहाड़ी पूछी जाए, तो किसका भाग है? नीलगिरी की पहाड़ियों का है। सर्वाधिक जैव विविधता भी कहाँ मिलती है? जैव विविधता क्या होती है? जीवों में मिलने वाली विभिन्नता को क्या बोलते हैं? जैव विविधता बोलते हैं। और अब आपको कौन बताएगा जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 22 मई को बनाया जाता है, ठीक है। और सर्वाधिक यहाँ पे वर्षा 200 सेमी से अधिक यहाँ पर क्या होती है? वर्षा होती है, सदाबहार वन मिलते हैं। इतनी बात तो याद रखनी है। इसके अलावा यहाँ अपने बात करना चाहें तो नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी का नाम अगर पूछ लिया जाए तो वो आ जाती है डोडा बेटा आ जाती है। और डोडा बेटा की अगर हम ऊंचाई के बारे में बात करते हैं तो इसकी ऊंचाई आ जाती है, कितनी आ जाती है भाई? कितनी आ जाती है? 2636 नहीं, 2636 आ जाती है। कितनी आ जाती है? 2636 मीटर आ जाती है, याद रख लेना। 26 नहीं, गलत है, ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। ये आपको याद रखना है। उसके बाद में इतना ही याद रखना है नीलगिरी की पहाड़ियों के बारे में। पहली बात क्या? पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का मिलन बिंदु क्या कहलाता है? नीलगिरी की पहाड़ियाँ। विस्तार के बारे में भी बात करते हैं तो कर्नाटक सबसे ज्यादा विस्तार है वो है तमिलनाडु के अंदर है, तमिलनाडु के अंदर है। फिर कौन से के अंदर है? केरल के अंदर है। और फिर कौन से के अंदर है? यहाँ कर्नाटक के अंदर फैली हुई है। ये इनका क्रम मैंने बता दिया आपको, कई बार ये भी पूछ लेता है इनका कौन सा क्रम है? ये अवरोही क्रम है, ठीक है। उसके बाद में हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपको पता है जैव विविधता देखी जा सकती है। सबसे ऊंची चोटी का नाम डोडा बेटा है और यहाँ पर 200 सेमी से अधिक वर्षा होती है, इसलिए यहाँ इस श्रेणी के अंदर सदाबहार वन मिलते हैं। और यहाँ पर एक भाग पड़ता है केरल वाला, जहाँ उसे शांत घाटी या साइलेंट वैली के नाम से भी जाना जाता है। तो आओगी तारीख कंप्लीट क्या होगी? नीलगिरी की पहाड़ी कंप्लीट होगी, ठीक है। कंप्लीट होगी तो फिर अपन नोट्स बना देंगे। नीलगिरी की पहाड़ी, हाँ नीलगिरी की पहाड़ियों के बारे में बात करते हैं ना। नीलगिरी की पहाड़ी के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। नीलगिरी की पहाड़ी क्या कुछ है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो नीलगिरी की पहाड़ियों के बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले किसके बारे में बात करेंगे? विस्तार के बारे में बात करेंगे। तो विस्तार आप बता सकते हो क्या? सर्वाधिक विस्तार कहाँ पे? तमिलनाडु के बाद में विस्तार कहाँ पे? केरल के बाद में विस्तार कहाँ पे? कर्नाटक। कर्नाटक है ना, नाम देखो कर्नाटक है ना, ऐसा लग रहा है कोई हंटर लेके खड़ा है ना, कर्नाटक है ना। अब कर्नाटक करेगा, नाम देखो कितनी मस्त मस्त है ना, कर्नाटक। चलो आइए हम और बात करते हैं। यहाँ पर तो आपको और क्या याद रखना है? और याद रखना है, क्या याद रखोगे कि नीलगिरी की पहाड़ी में, नीलगिरी है ना, आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है वो तो मैं इस पेन से लिख बता देता हूँ, इस पेन से नहीं, इस पेन से, है ना। याद रख लेना कि पश्चिमी घाट तथा पूर्वी घाट घाट का मिलन बिंदु क्या कहलाता है भाई? मिलन बिंदु कहलाता है क्या? ये कहलाता है नीलगिरी की पहाड़ियाँ, पूर्वी नीलगिरी की पहाड़ियाँ, ये कहलाती है नीलगिरी की पहाड़ी। ठीक बात है भैया, तो बढ़िया बात होगी। अब हम बात करते हैं तो यहाँ विशेषता में हम क्या देखते हैं? या सबसे पहले उनकी चोटी देख लेते हैं ना। चोटी देखो भाई, चोटी सीधा लिख देता हूँ मैं यहाँ, क्या तो है, हाँ नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी का नाम, नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी का नाम ये आ जाएगा डोडा बेटा। डोडा बेटा की अगर हम पूछ ली जाए ऊंचाई कितनी है? ये आरएस परी के अंदर पूछा गया है भाई, थोड़ा सा ध्यान में रखना, है ना। आरएस परी 2021। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कुछ और बात कर लेते हैं थोड़ा सा, तो याद रख लेना यहाँ पर 200 सेमी से अधिक क्या होती है भाई? अधिक वर्षा होती है। और वर्षा अधिक होगी तो यहाँ पर वनस्पति कैसी मिलेगी? होशियार हो गया नहीं? यहाँ पर सदाबहार वनस्पति मिलती है, सदाबहार वनस्पति मिलती है। और सर्वाधिक जैव विविधता भी कहाँ देखी जा सकती है? सर्वाधिक जैव विविधता
सर्वाधिक जैव विविधता यहीं देखी जा सकती है। सर्वाधिक जैव विविधता यहीं देखी जा सकती है। और कोई बात, एक बात साइलेंट वैली वाली है ना, यहाँ पर केरल है ना, ऐसे तो लिख देता हूँ ना, यहाँ पे नोट में लिखा देता हूँ, बात याद रहेगी। नोट वाली बातें हमेशा इंपॉर्टेंट होती है। तो यहाँ याद रखना है अपने को, क्या भाई याद रखना है, सिर्फ इतना सा कि केरल को शांत घाटी, साइलेंट वैली, साइलेंट का मतलब घाटी का मतलब, वैली का मतलब, तो शांत घाटी या साइलेंट वैली के नाम से जानते हैं। या केवल यह है कि शांत घाटी या साइलेंट वैली कहाँ स्थित है, तो केरल के अंदर है ना, बात वही है। ठीक है, और घुमा के दे देते हो ना साइलेंट वैली के नाम से। ठीक है, यहाँ तक मामला कंप्लीट है। कौन सी पहाड़ी कंप्लीट कर ली हमने? नीलगिरी के बाद में कौन सी पहाड़ी? अन्ना। अन्ना, अन्ना का जैसा चश्मा लगा के, आपको याद है क्या? कौन सी मूवी थी फिर? कौन सी मूवी का सॉन्ग है ये? लुंगी डांस, लुंगी डांस। हाँ, सारा याद है नहीं, हम एक छोटी पूछ ली नहीं, एक ही याद कौन सी? अन्ना मलाई, अन्ना मलाई की पहाड़ियाँ। यहीं तो वो बोलता है ना कि अन्ना का जैसा चश्मा लगा के मुझको थोड़ा राउंड घुमा के। चलो अपनी बात करते हैं यहाँ पर। तो इसका जो विस्तार है, देखो अपनी बात करना चाहते हैं इसके बारे में। अगर हम बात करना चाहें तो थोड़ी सी बातें हैं, मैं डायरेक्ट लिखवा देता हूँ आपको यहाँ पे। अगर पूछा जाए विस्तार के बारे में, तो विस्तार तो दो ही जगह हैं, एक तमिलनाडु के अंदर है, एक कहाँ पे है? एक तो तमिलनाडु के अंदर है, फिर तमिलनाडु के बाद में कहाँ आ जाता है? याद रख लेना, इसकी सबसे यानी अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी का नाम, अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी का नाम, अब आ जाएगा कौन सा भाई? नाम हो जाएगा अनाई मुंडी। अनाई मुंडी, अनाई मुंडी की अगर हम बात करना चाहें, इसकी जो ऊंचाई है वो ऊंचाई आ जाएगी यहाँ पर 2695, या ये नहीं मिले तो 2696 मीटर। दोनों में से एक ही मिलेगा, दोनों में से एक ही मिलेगा। अब जो तेरा प्रश्न होल्ड किया था, उस प्रश्न का आंसर मैं देने जा रहा हूँ ना। पहले जो होल्ड किया था ना वो अब देख, यहाँ पर प्रश्न कैसे आएगा? क्यों क्यों एक ही बोलेंगे, भूपति लगाएंगे। हैं, चलो भी आगे और बात करते हैं। अब देखो कैसे आपके आंसर का प्रश्न जो किया था उसका आंसर आना स्टार्ट हो गया है। अब देखो यहाँ से अगर पूछा जाए प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम, प्रायद्वीपीय, ये इंपॉर्टेंट है सारी की सारी बातें, और सारी के सारी इंपॉर्टेंट है, मतलब इंपॉर्टेंट ही है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम, सबसे ऊंची चोटी का नाम, चोटी का नाम है ना। फिर आ जाएगा यहाँ पर दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची चोटी, दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची चोटी। फिर आपका आ जाएगा पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी, चोटी के नीचे चोटी है, पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी। ओ चोटी, ऊंची चोटी। इन तीनों के आंसर किस किस को आते हैं भाई? इन तीनों के आंसर किस किस को आते हैं? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात है। अगर आप इन किस किस को आते हैं भाई, हाथ खड़ी करना जिसको आते हैं।
एक को आते हैं। अब तो हाथ खड़े हो तो सोचा ही यहाँ है भारत में हम ये गीत गाई कराइए बैठ के हैं। हाँ बता भाई, तीनों को ये नई मुंडी है और कोई भाई? लास्ट को क्या है? कदरे मुख कौन? कुदरे मुख हुआ है। हाँ वह तो कुदरे मुख ही हुआ है। हाँ भाई और कोई? अनाई मुंडी। और याद रख लेना इन सभी का जो आंसर है वो सभी का आंसर क्या हो जाएगा? एक होगा, अलग अलग नहीं होगा। इन सभी का आंसर एक ही है जिसका आंसर क्या है? अनाई मुंडी। तेरे वाले प्रश्न का आंसर दिया है और तू खुद ही कंफ्यूज हो गया। रुको जरा, सब्र करो, इसका भी आंसर दूंगा मैं। अनाई मुंडी तूने खुद ही बताया था और खुद ही कंफ्यूज हो गया ना। अनाई मुंडी यह हमने बात कर ली है। अगर पूछा जाए यहां पर, अगर ये पूछा जाए कि पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है तो क्या हो जाएगा? अनाई मुंडी। क्योंकि पश्चिमी घाट है वो कहां से लेकर कहां तक फैला हुआ है? मैंने बताया था विस्तार के अंदर कि मैंने कहा गुजरात से लेकर कहां तक विस्तार है? तमिलनाडु तक विस्तार है। लेकिन वो स्पेशल देके पूछे कि आप ये बताओ कि उत्तरी सौहाद्री की सबसे ऊंची चोटी का नाम है, तब आपको क्या बताना है? अरे बाई की ऊंचाई था ना, बताइए कितनी? 1646 मीटर है। कितनी थी भाई? 1600। और मैंने बताया था कि दक्षिणी सौहाद्री की सबसे ऊंची चोटी का नाम कुद्रेमुख। कितनी थी? 1800। अब मेरे को ये बता 1892 में ज्यादा है या 2695 में ज्यादा है? अरे एक मिनट तेरे भी जवाब दे, पहले भाई को तो चालू कर दो, आगे सुन। मैं भी अगर ये दे देना सीधा कि पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है तो अनाई मुंडी ही आएगा। प्रायद्वीपीय भारत की भी सबसे ऊंची चोटी का नाम अनाई मुंडी, और दक्षिणी भारत की भी सबसे ऊंची चोटी का नाम तो भी अनाई मुंडी। लेकिन अलग अलग से पूछे जाए कि उत्तरी सौहाद्री की बताओ तो बाई, किसी बाई कलसुबाई। दक्षिणी सौहाद्री की पूछा तो कुद्रेमुख है। और इकट्ठो पूछ लियो पश्चिमी घाट के तो आ मुंडी आएगी। अब पूछ, अब तू पूछ। आन में मारे बोले मेरी बात सुने। अब तेरा मान लो दो भाई है, एक भाई मान लो तेरो कनाडा रहे है, एक भाई मान लो तेरा फट रहे है, एक भाई तू हट रहे है सूरतगढ़ का माँ, तो तू यहाँ थोड़ी कैसे गुरुजी मेरे लो भाई तो कनाडा रहा है वो मेरे भाई को नहीं है। तो ये पश्चिमी घाट ही ना पूरा पूरा प्रायद्वीपीय भारत ही पढ़ा रहा हूँ आपको मैं, प्रायद्वीपीय भारत। और प्रायद्वीपीय भारत के अंदर ही पश्चिमी घाट आता है। जब ये प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी है तो क्या पश्चिमी घाट की नहीं होगी क्या? भाई थारा परिवार के माँ थारा दादो सारो मोटा तो सारा में मोटो ही होसी वे किंगी। पश्चिमी घाट के ही दो भाग हैं। मैं कह दियो भी थारा दादो ही मोटा है जो छोटे भाई मोटा भाई की बात ही को नहीं आना रही है। तो मैंने यहाँ लिखा कि दक्षिणी सौहाद्री की सबसे ऊंची चोटी का नाम कर लिखियो। कौन सा? मैं निकाल लेता हूँ पीछे, बताओ। डाउट नहीं रहना, कोई बात नहीं, डाउट नहीं रखना, बता देना जहाँ रोकना हो। हाँ ये क्या लिखा हुआ है? हमने सौहाद्री, ये क्या लिखा हुआ है? मेन हेडिंग क्या है? ए है दादो, दादा का छोरा कितना है? जब मैं दादा का नाम बताती हूँ कि दादो भी मोटो एक दादो और बैठे हुए है, आऊँ भी मोटो एक दादो और बैठे हुए, नाम की है अनाई मुंडी है। जब टाबर तक बात कठासी ये तो टाबर है। अनाई मुंडी क्या कोनिया भी ऊंचाई ज्यादा है, अठक क्या कोनिया सकावा, ये बात कहने चाह रहे हो क्या? पश्चिमी घाट का विस्तार बताया गया है तमिलनाडु तक है, क्योंकि उसके अंदर नीलगिरी का नाम दिया हुआ है। अनाई जो है ना आपकी जो अन्नामलाई की जो पहाड़ियां हैं वो पश्चिमी घाट से अलग है, नीलगिरी की पहाड़ियां हैं वो पश्चिमी घाट से अलग है, इसलिए यहाँ पे नहीं आ सकती। पश्चिमी घाट का विस्तार बताया उन्होंने, तमिलनाडु छोटा थोड़ा नहीं तक थोड़ा है। वापिस समझो, मैं बता रहा हूँ आपको। ये आपका आ गया तमिलनाडु, ये आपका आ गया कौन सा भाई? केरल आ गया, और ये कौन सा आ गया? कर्नाटक आ गया। अब ये यहाँ तक इतना इतना कौन फैला हुआ है? इतना इतना कौन फैला हुआ है? पश्चिमी घाट फैला हुआ है। पश्चिम के अंदर है ना
और यहाँ पर ये कौन सी पहाड़ी फैली हुई है, नीलगिरी की पहाड़ी फैली हुई है। और ये केरल और तमिलनाडु के अंदर यहाँ पर ये कौन सी पहाड़ी फैली हुई है, ये अन्नामलाई की फैली हुई है तो तमिलनाडु के अंदर है ना, लेकिन श्रृंखला तो अलग होगी ना। अब आ गया समझ में। विपक्षमी घाट के अंदर अन्नामलाई की पहाड़ियां नहीं आती, इसलिए हम इसको यहाँ पर नहीं लिखा, क्योंकि हम तो किसके बारे में बात कर रहे थे, केवल और केवल पश्चिमी घाट के बारे में बात कर रहे थे। तमिलनाडु छोटा नहीं है ना, सूरतगढ़ भी छोटा नहीं है, ये वाली बात है। ये आ गया समझ में, ठीक है। कौन सी अनाई मुंडी पश्चिमी घाट में किया आ गई। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी की बात कर रहे हैं, तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या था, अनाई मुंडी था। तो प्रायद्वीपीय भारत के अंदर पश्चिमी घाट नहीं आता, नीलगिरी की पहाड़ियां नहीं आती। पश्चिमी घाट तो अलग हो गया। सुनो यहाँ पे मैं वापिस बताता हूँ, मैं बताना चाहता हूँ ना, यहाँ पे अलग है ना, ये है अलग है। लेकिन अगर बोल दिया जाए कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, तो क्या आ जाएगी। प्रायद्वीपीय भारत के अंदर क्या आते हैं, प्रायद्वीपीय भारत के अंदर जितने भी, यहाँ लिखना चाहो तो लिख लो, पश्चिमी घाट में जानबूझ के लिखा है यहाँ पे। क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ अगर कल को क्वेश्चन आ गए तो आप वहाँ बाई में अरबी मना पश्चिमी वास्ते, क्योंकि जब यहाँ नाम दे दिया कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, अनाई मुंडी है, तो वो पश्चिमी घाट की भी सबसे ऊंची चोटी होगी, नीलगिरी की भी सबसे ऊंची चोटी होगी, वो पूर्वी घाट की भी सबसे ऊंची चोटी होगी। मैं सारों का नाम लिखवाने को लिखवा सकता था, लेकिन मैंने यहाँ सिर्फ एक का नाम लिखवाया। कितना पार्ट है, हाँ प्रायद्वीपीय भारत के अंदर रहते हैं ना सारे के सारे। अनहोरी कह दियो तो और की कह दियो अनहोरी। मेरी बात सुनो, मैं बताना चाहता हूँ, आप सारा कुछ बोलो, आप ये बताओ कि प्रायद्वीपीय भारत के अंदर सारा कुछ आता है ना, तो चाहे वो प्रायद्वीपीय पश्चिमी घाट की पूछे, चाहे वो नीलगिरी की पूछे, अगर वो स्पेशल देके पूछ लेना कि यहाँ पर, जैसे हमने बोला कि नीलगिरी की पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, डोडा बेटा आ जाती है। और वहां पर अगर डोडा बेटा ना दी हो, अनाई मुंडी दी हो, तो फिर क्या करोगे हैं भी। अगर मैं ये कहना चाह रहा हूं आपसे कि प्रायद्वीपीय भारत के अंदर सारी की सारी चीजें आती है, अगर वो पूछे उत्तर के संदर्भ में, तो आप वहां बता देना कि उत्तर वाली तो कौन सी है, कौन सी हो जाएगी, कल सुबह दक्षिण वाली कौन सी हो जाएगी। लेकिन एक स्पेशल सीधा पश्चिमी घाट दे दिया ना, तो आपको अनाई मुंडी करना पड़ेगा, क्योंकि अनाई मुंडी है वो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी है। अनाई मुंडी आएगा। उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी का नाम बताओ। दक्षिणी सह्याद्री का नाम तो कुद्रेमुख। वो इसलिए नहीं आएगा, आप ये कह रहे हो कि दक्षिणी सह्याद्री तो है वो तमिलनाडु वाले भाग तक फैली हुई है, और तमिलनाडु के अंदर ही अनाई मुंडी पड़ती है, तो वहां कुद्रेमुख ना बताकर आप वहां अनाई मुंडी क्यों नहीं लिखा, ये बता कहने जा रहे हो आपने। वो इसलिए नहीं लिखा क्योंकि दोनों श्रेणियां अलग अलग है, और प्रायद्वीपीय भारत के अंदर ये सारा एक इकट्ठा आता है। हैं नहीं समझे क्या, मेरी बात सुनो। अगर फिर भी डाउट लग रहा है ना, तो एक बार के लिए इतना याद करें ना, अगर देखो ये प्रश्न आया हुआ है पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, तो अनाई मुंडी ही करना पड़ेगा, अनाई मुंडी सही माना गया है। वहां उत्तरी सह्याद्री का नाम देखिए पूछे तो क्या आ जाएगा आपका, किसी वही आ जाएगी, दक्षिण सह्याद्री किसी आ जाएगी। प्रायद्वीपीय भारत की भी सबसे ऊंची चोटी और दक्षिणी भारत की भी सबसे ऊंची चोटी का नाम पूछे तो भी कौन सी आ जाएगी, नीलगिरी की कौन सी है, डोडा बेटा। एक बार के लिए इतना याद रखना, ज्यादा लोड ना लियो थी, है ना, ज्यादा लोड लेडो काम को नहीं हुए। अच्छा इं याद करोगे थे हैं, हाँ कई बार 1.5 मिनट भी कामों को नहीं हुआ है ना, कई बार ये हो जाए। एक बार ना क्या हुआ था, एक बार एक्सीडेंट हो गया था, एक्सीडेंट हो गया था मतलब किसी का, तो एक लड़का उसे बचाने के लिए गया, कहीं हुआ है मतलब तेज खोपड़ी, वो बचाने के लिए गया। अब उस लड़की को लेके गया हॉस्पिटल के अंदर, अब हॉस्पिटल में लड़की की जांच की तो वो लड़की थी प्रेग्नेंट। अब वो उसको आके बधाई दी, मतलब उस लड़के को कि बधाई हो, आप बाप बनने वाले हो। उसने कहा कि ये मेरी लड़की है ही नहीं, वैसे जानते ही नहीं हूँ, क्या है बधाई क्यों दे रही हो मेरे को।
उसने कहा नहीं नहीं, उस लड़की ने बोल दिया कि मेरे तो क्या है, कि मेरे तो इसके जो ना ये जो बच्चा है उसके पिता कौन है, ये लड़का ही है क्या। अब लड़के को जांच की गई, लड़के की जांच की गई तो पता चला कि लड़का तो कभी बाप ही नहीं बन सकता है ना। लड़के की जब जांच हुई तो पता चला कि लड़का कभी क्या नहीं बन सकता, बाप ही नहीं बन सकता। उसको फिर लड़के को फिर टेंशन हुई कि घर तो टाबर खेला भी क्या फिर है ना। कई बार ये हो जाता है, 1.5 बनाने तो फिर दिक्कत भी हो जाए। तो चलो अपने आगे बात करते हैं। अब कौन से बारे में बात करते हैं भाई? क्या हो गया, क्या हो गया? महेंद्र ने समझ में आई है। चलो कोई बात नहीं है ना। चलो भाई अपने आगे बात करते हैं। आगे कौन सी पहाड़ी बताऊं भाई, कौन सी पहाड़ी बताऊं तो? हाँ, एक कार्डमम की पहाड़ियाँ बच गई है, एक प्लानिंग की पहाड़ियाँ बच गई है ना, 2 पहाड़ियाँ बची हुई है। दोनों की चोटियाँ तो है नहीं, बता देता हूँ कार्डमम के बारे में विशेषता। आज कंप्लीट करना है इसको ना। कार्डमम की पहाड़ियाँ, तो आदमी जीवन में टेंशन हुआ है। कार्डमम की पहाड़ियाँ, इसके बारे में हम बात करना चाहते हैं। तो कार्डमम की पहाड़ियाँ हैं वो कहाँ फैली हुई है? तो ये जो फैली हुई है वो फैली हुई है तमिलनाडु प्लस में केरल के अंदर। तमिलनाडु प्लस में केरल के अंदर फैली हुई है कार्डमम की पहाड़ियाँ। तमिलनाडु प्लस में केरल के अंदर फैली हुई है। ठीक बात। अभी अब कार्डमम का मतलब क्या होता है, इसे क्या बोलते हैं? इलायची की पहाड़ियाँ। कार्डमम इंग्लिश शब्द है और इलायची हिंदी शब्द है, तो यहाँ क्या जाते हैं? इलायची की पहाड़ियाँ। इलायची की पहाड़ियाँ, इसे क्या बोलते हैं? इलायची की पहाड़ियाँ भी बोलते हैं। याद रख लेना, यहाँ पर इलायची की खेती क्या होती है भाई? हाँ, इलायची की जो खेती है, इलायची हो गई है ना। इलायची भी कौन सी? बड़े वाली, बड़ी बड़ी इलायची देखी कभी आपने? इलायची की खेती, इलायची की जो खेती है वो सर्वाधिक होती है, खेती सर्वाधिक होती है। बाकी कोई विशेषता इसकी है नहीं। और प्रायद्वीपीय भारत का जो अंतिम जो बिंदु है वो कौन सा है? कार्डमम की पहाड़ियाँ ही हैं। इसके पास में एक छोटी सी पहाड़ी और पड़ती है, पालानी की पहाड़ियाँ, वो तमिलनाडु के अंदर पड़ती है। लेकिन याद रखना, प्रायद्वीपीय भारत का अंतिम बिंदु कौन सा हो जाएगा भाई? प्रायद्वीपीय भारत का दक्षिणतम अंतिम बिंदु, भारत का दक्षिणतम अंतिम बिंदु कौन सा हो जाएगा भाई? दक्षिणतम अंतिम बिंदु, अंतिम बिंदु ये कौन सा हो जाएगा भाई? ये आपका हो जाएगा कौन सा भाई? कार्डमम की पहाड़ियाँ हो जाएगा। इतना है। एक लास्ट पहाड़ी बची है पलानी की पहाड़ियाँ। और ये पालनी की पहाड़ियाँ या पलानी की जो पहाड़ी है वो कहाँ पड़ती है? वो केवल और केवल कहाँ पड़ती है? पालनी की जो पहाड़ियाँ हैं या पैलानी की जो पहाड़ियाँ हैं, ये की पहाड़ियाँ है ना, ये पहाड़ियाँ कहाँ पड़ती है? क्योंकि शब्दों का खेल है, शब्द कोई दे सकता है ना, एग्जामिनर। दोनों लिखवा देता हूँ इसलिए कई बार कन्फ्यूज हो। गुरुजी तुम्हारा बांडेर लिखा हुआ है तो बरनेर लिख दियो गुरुजी, तो है ना कि बरनेर का बटनेर हुआ है ना। तो ऐसा कन्फ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी। ये कहाँ पड़ती है? तमिलनाडु के अंदर। तो ये आपका इधर वाला भाग हो गया कंप्लीट। अब चलते हैं पूर्वी घाट के अंदर। ये समझाने वाली कोई चीज़ नहीं है। पूर्वी घाट है ना, वो देखो हम बात करते हैं इस प्रकार से जो फैला हुआ है। यहाँ वाला भाग हमने पढ़ लिया कंप्लीट। ये वाला भाग तो कुछ इस प्रकार से फैला हुआ था यहाँ पर, लेकिन ये वाला भाग क्या है कि यहाँ पर नदियाँ आती है, तो ये भाग क्या है? कटा फटा सा भाग है, ध्यान रखना। ये भी यहाँ पर सतत नहीं है, छोटे छोटे नदियों के द्वारा काट दिया गया है। तो यहाँ पर छोटे छोटे क्या बने हुए हैं भाई? छोटे छोटे यहाँ पर पहाड़ियाँ बनी हुई है अलग अलग प्रकार की। और वो पहाड़ियों की हम बात करेंगे, कौन कौन सी इधर पहाड़ियाँ बनी हुई है। क्योंकि यहाँ आपको पता है बंगाल की खाड़ी में ज़्यादा नदियाँ जाती है, अरब सागर में कम जाती है। तो बंगाल की खाड़ी जब यहाँ से निकलती है तो यहाँ पर बड़े बड़े क्या कर देती है? जैसे माल्टा गैप के बारे में पढ़ाया था, यहाँ पर क्या कर देती है? खाइयाँ बना देती है। इसलिए यह वाला भाग सतत नहीं है, छोटे छोटे टुकड़ों में बंटा हुआ है। और छोटे छोटे टुकड़ों में पहला जो टुकड़ा हम पढ़ने जा रहे हैं वो यहाँ पर एक पहाड़ी का नाम आता है, और एक पहाड़ी का नाम यहाँ आ जाता है। यहाँ आ जाता है जावेदी की पहाड़ियाँ, जावेदी की पहाड़ियाँ। और यहाँ जाती है सिरोय की पहाड़ियाँ, सिरोय या सिरोय की पहाड़ियाँ, सिरोय की पहाड़ियाँ ना, सिरोय की पहाड़ियाँ। जावेदी और सिरोय की जो पहाड़ियाँ हैं वो पहाड़ियाँ कहाँ मिलती है भाई? ये जो पहाड़ियाँ हैं दोनों कहाँ मिलती है? तमिलनाडु के अंदर मिलती है। फिर हम थोड़ा सा आगे चलते हैं तो आंध्र प्रदेश आ जाता है। आंध्र प्रदेश के अंदर भी कुछ कुछ पहाड़ियाँ मिलती है यहाँ पर। जैसे पहली आ जाती है नल्ला मलाई की पहाड़ियाँ। पहली पहाड़ी का नाम है नल्ला मलाई की पहाड़ियाँ। और फिर यहाँ पर आ जाती है अरामा कोंडा की पहाड़ियाँ, अरामा कोंडा की पहाड़ियाँ आ जाती है। फिर आ जाती है वेली कोंडा की पहाड़ियाँ,
वेलिकोंडा की पहाड़ियाँ, है ना, नल्लामलाई की पहाड़ी, रामाकोंडा की पहाड़ी, वेलिकोंडा की पहाड़ी, और एक यहाँ पर आ जाती है अपने, कौन सा आ गया भाई, 2 और बच के ना, अभी बता देता हूँ यहाँ पे 2, एक उड़ीसा के अंदर आ जाता है ना, उड़ीसा वाले भाग में आ जाती है, पहली आ जाती है, हाँ तेरा नाम क्या है, महेंद्रगिरी की पहाड़ी, पहला महेंद्रगिरी की पहाड़ी, महेंद्रगिरी की पहाड़ी, और महेंद्रगिरी की पहाड़ी और दूसरी आ जाती है गडजात की पहाड़ी, गडजात की पहाड़ी। ये दोनों पहाड़ियाँ कहाँ पड़ती है आपकी, ये दोनों पड़ती है उड़ीसा के अंदर, और ये तीनों की चारों कहाँ पड़ती है आपकी, ये आंध्र प्रदेश के अंदर, और ये कहाँ पड़ती है आपकी, इतनी सी पहाड़ियाँ याद करनी है। प्रश्न कैसे आएगा, पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी का नाम बताओ, किन बताओ आगे, पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी का नाम, ये लिखा हुआ है सामने नाम, देखो दोनों चीज बता देता हूं मैं आपको, दोनों ही याद रखना। एनसीईआरटी तो कहती है कि महेंद्रगिरी है, महेंद्रगिरी की ऊंचाई है 1500, लेकिन रामाकोंडा की जो ऊंचाई है वो है 1600। एनसीईआरटी ने किसको माना है, महेंद्र भाई जी माने हैं। याद रखना, रामाकोंडा भी आ जाए, महेंद्रगिरी आ जाए, तब तो आप क्या करोगे, तब आप महेंद्रगिरी ही करोगे, रामाकोंडा मत कराना, हालांकि ये ज़्यादा ऊंची है, लेकिन एनसीईआरटी पीछे वाले पेपर में एनसीईआरटी ने महेंद्रगिरी को ही माना है सबसे ऊंची चोटी। हालांकि स्पष्ट दिख रहा है कि एनसीईआरटी ने इसकी ना लंबाई, ये ऊंचाई नहीं दिखाई, ऊंचाई तो हम लोगों ने, है ना, हमारा वर्ग के मोटा मास्टर है बांग खोजी, फिर बताइयो, फिर माना बता दियो, फिर मैं थाना बता दियो। तो 1680 का एग्जैक्ट आंकड़ा नहीं मिलता है, लेकिन इसकी ऊंचाई 1680 है। अगर महेंद्रगिरी नहीं मिले तो आप क्या कर दोगे, अगर दोनों मिल जाए तो आप महेंद्रगिरी कर देना, दोनों एक साथ कभी भी नहीं आएगी, आज तक भी नहीं आई है ना आएगी, है ना। तो ये आपको याद रखना है। क्या हुआ था कि पेपर के अंदर क्या हुआ था, एक बार फर्स्ट ग्रेड पता नहीं सेकंड ग्रेड में प्रश्न आया था कि पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, तो वहां पर रामाकोंडा नहीं दिया था, महेंद्रगिरी दिया हुआ था, एनसीईआरटी ने उसी को सही मान लिया था, यही सबसे ऊंची चोटी है। हालांकि इससे ऊपर चोटी ये भी तो है, रामाकोंडा भी तो है 1680। यहाँ तक खेल खत्म हो जाता है प्रायद्वीपीय पठारी भाग का। एक छोटा सा और बचा हुआ है, मेघालय के अंदर गौरव खासी जयंती की पहाड़ियां, हम इसको विस्तार से लिखते हैं। कर दिया नोट्स तैयार है, ये पूर्वी घाट तो है, पूर्वी घाट के बारे में क्या क्या विशेषता याद रखनी है। पहली विशेषता याद रखना है कि यह सतत नहीं है, यह सतत नहीं है। अब आपको ये बताना है कि मैंने आपको लगभग 350 साल पहले बताया था, है ना, कि एक ऐसा हिमालय है जो सतत नहीं है। किस किस को पता है भाई, एक ऐसा हिमालय जो सतत नहीं है, किस किस को पता है, टूटा फूटा है, अलग अलग छोटी छोटी श्रेणियां बनी हुई है। शिवालिक भी सतत नहीं है। इससे पहले अगर हम बात करते हैं तो मध्य हिमालय भी सतत नहीं है। मध्य हिमालय में छोटी छोटी पहाड़ियाँ, पीर पंजाल, धौलाधार, नाग टिब्बा, महाभारत। नीचे वाली बात करते हैं शिवालिक हिमालय में, जम्मू कश्मीर में जम्मू की पहाड़ियाँ, उत्तराखंड में शिवाली की पहाड़ियाँ, नेपाल में सूर्यमुर्य की पहाड़ियाँ। ठीक है, याद रखा करो। यह सतत नहीं है तो फिर ये क्या है, छोटे छोटे टुकड़ों में फैला हुआ है, यह छोटे छोटे पहाड़ियों में फैला हुआ है, छोटे छोटे पहाड़ियों में फैला हुआ है। कौन कौन सी छोटी छोटी पहाड़ियों में फैला हुआ है भाई, बता दें। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको याद रखना है, आपने ऊपर से शुरुआत करते हैं क्या, पहले सबसे पहले उड़ीसा की देख लो आप, उड़ीसा के बाद में किसके देखोगे भी आप, आंध्र प्रदेश की देख लो, आंध्र प्रदेश के बाद में आपको किसकी देखनी है भाई, तमिलनाडु की देख लो, और तमिलनाडु के बाद में आपको किसकी देखनी है, किसी को देखनी। अब आपको सबसे ऊंची चोटी का नाम देखना है। उड़ीसा की हम बात करते हैं तो 2 पहाड़ी आती है, महेंद्री बताओ को उड़ीसा में है, एक तो मैं बता देता हूँ गडजात की पहाड़ी, दूसरी तू बता भाई,
दूसरी किसी है महेंद्र? महेंद्रगिरी की पहाड़ी उड़ीसा। अरे महेंद्र यहाँ ठंडो क्या पड़ गयो है। आंध्र प्रदेश के अंदर आ जाती है, पहले आ जाते हैं नल्ला नल्लामलाई की पहाड़ियाँ, वेलिकोंडा वेलिकोंडा, एक पालकोंडा भी आता है, पालकोंडा भी आता है, और एक आ जाता है अरामाकोंडा, आरामा तमिलनाडु में दो ही है। एक का नाम आ जाता, इसी से लिख देते ना, सोराई की पहाड़ियाँ, सोराई की पहाड़ियाँ या सोराई की पहाड़ियाँ। तो एक कौन सी आ जाती है भाई? जावेदी की पहाड़ियाँ। और पहाड़ियाँ पहाड़ियाँ कर दी आज तो अपा, इसलिए तो इसे क्या बोलती हैं? पठार का पठार बोलते हैं। किसे बोलते हैं? अब एक बार छोटी सी हल्की सी प्यारी सी लिख लेते हैं, और यहाँ पे क्या लिखेंगे? पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी का नाम। इससे लिख देना, पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी, पूर्वी घाट की। हालांकि ना आप कोई भी देखे, यूट्यूब पे देखोगे या फिर कोई बुक में देखोगे तो वहां पे अरामाकोंडा ही बता रखा है, लेकिन एनसीईआरटी ने पता नहीं क्यों माना पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी का नाम है, इसलिए दोनों बता रहा हूँ। सबसे ऊंची चोटी का नाम, ऊंची चोटी का नाम कौन सी हो जाएगी भाई? चोटी का नाम और देखना पड़ेगा प्रश्न अरामाकोंडा था या नहीं, आज भेज दूंगा ग्रुप के अंदर, देख लेना ना, पूरा याद नहीं है मेरे को, लेकिन उसके अंदर उन्होंने महेंद्रगिरी को माना था। क्वेश्चन आज शाम को भेज देता हूँ। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी का नाम आ जाएगा कौन सा भाई? महेंद्रगिरी। इसकी कितनी है भाई? 1501 मीटर। हो सकता है, गूगल करोगे तो गूगल करके देख लो कौन सी आ रही है, गूगल करके देखना। ऐसे लिखो कि पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है। दूसरी लिख लो यहाँ पे, दूसरी या फिर प्रथम भी आ सकती है। नीचे सीधा महेंद्रगिरी लिखा देता हूँ ना आपको। महेंद्रगिरी आ रहा है क्या? है रामाकोंडा नहीं आ रहा? दोनों आ रहे हैं। हाँ ये देखो गूगल भी कंफ्यूज है, देखो आपके सामने है ना, तो मैंने दोनों बता दिए थे। एनसीईआरटी क्या करता है, चलो कोई बात नहीं, मैं रामाकोंडा लिखवा देता हूँ यहाँ पे। चोटियों में सर, घाट में सर, मंगा ले, जो लिखा है ना वो सही आपके लिए, ठीक है ना। रामाकोंडा गूगल पे वैसे हम चलते नहीं है, लेकिन आपको महेंद्रगिरी ज़्यादा याद रखना है, याद रखना, ठीक है ना। भी घाट के मतलब पूर्वी घाट के नाम आ रहा है, तो पूर्वी घाट का मतलब पूरी ही घाट है। बड़ी चोटी छोटी चोटी, बड़ी चोटी क्या होता है? ऊंचाई देर की है 1680। उन्होंने ना एनसीईआरटी में मैंने देखा था, एनसीईआरटी में ऊंचाई नहीं दी हुई इसकी, इसकी देर की है, इसकी ऊंचाई नहीं देर की। आ मन कटला दी, आ मन बन बताई धूप, बन बताई मैं धूप वो नहीं के, बन बताई क्या 1680 है ऊंचाई, ठीक है ना। तो ये आपका हो गया पूर्वी घाट हो गया कंप्लीट। अरब आपके सामने आ जाती है कौन सी भाई? मेघालय की पहाड़ियाँ। फिर आपका कंप्लीट कर देते हैं प्रायद्वीपीय का पठारी प्रदेश है, मेघालय की पहाड़ियाँ। राजस्थान का पढ़ाना है क्या? राजस्थान वाला तो आप पढ़ चुकी हो, क्या पढ़ाऊँ उसका? मेघालय की पहाड़ियों में सबसे पहले आ जाती है गोरो, गोरो या गारो भी आ सकता है, गोरो। दूसरी आ जाती है खासी, खांसी नहीं खासी। तीसरी आ जाती है जयंती, है ना, ये जयंती लिखना सीधा, ठीक लिख रहे जयंती। गोरखा से जयंती की पहाड़ियाँ ना, जयंती की पहाड़ियाँ।
वैसे पूछता तो है नहीं, यहाँ पर सबसे ज़्यादा वर्षा वाला स्थान पड़ता है, मौसम नाम पड़ता है, लिखना चाहो तो लिख क्या है, बाकी सर को पता तो है ही है, क्या तो लिखना, यहाँ प्रश्न तो आते नहीं, लिखा दूँ क्या। इसमें सबसे ज़्यादा वर्षा वाला स्थान भी है, इस पहाड़ियों में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान, बताओ ये कौन सा है, मौसिनराम है ना। ठीक है भाई, मौसिनराम है। पहले कौन सा था, चेरापूंजी, चेरापूंजी को पीछे छोड़ दिया। तो ठीक है भाई भक्तों, हारो हो गयो, प्रायद्वीपीय को पठारी प्रदेश पूरा हो गयो, ठीक है ना। प्रायद्वीपीय के पठारी प्रदेश में हमने कुछ चीज़ें देखी है, ज़्यादा तो हमने देखा ही नहीं, इतनी सारी चीज़ें देखी हमने। ये हमने देखा है प्रायद्वीपीय का पठारी प्रदेश। देखो कुछ बचा है क्या, देख महेंद्र को बचे हुए नहीं बचा ना, क्या अरावली पढ़ा दिया, विंध्याचल पढ़ा दिया, सतपुड़ा पढ़ा दिया, पश्चिमी घाट, नीलगिरी, अनमलाई, पलानी, पूर्वी घाट और मेघालय पढ़ा दिया ना सारा। तो तू एक प्रश्न बता दे फिर महेंद्र, बता दे आसारण की कोने की, प्रायद्वीपीय भारत के सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, प्रायद्वीपीय भारत के सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है। बोलो भाई बोलो, जल्दी बोलो। चल वो छोड़, तू इतना बता, ऐसे बता कि कोई एक महेंद्रगिरी की जो एक पहाड़ी है वो कहाँ पड़ती है। ऑप्शन है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटक। टाइम लगो, एक एक पढ़ नहीं अभी तक, है ना। पानी पीना है क्या, हैं पानी पीना है, पानी पीने में तो ये करें एक एक दो पी के अब करे, ठीक है। सगमन पा दिया, ले अंदर ले जा बोतल। अब आप आगे चलो करा। नेक्स्ट प्रायद्वीपीय के बाद में हम कौन सा पढ़ेंगे भाई, हम नेक्स्ट करेंगे कौन सा बारे में बात करेंगे भाई, मेघालय के पठार के बाद में नेक्स्ट अपना आ जाता है जिसका नाम है, एक नया भौतिक प्रदेश पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम क्या है भाई, कोई नहीं राष्ट्र बता दे, है ना। तो अपने बात करते हैं, यहाँ पर अगला आ रहा है आपके सामने भौतिक प्रदेश। कितने भौतिक प्रदेश पढ़ लिए भाई, 3। चौथा भौतिक प्रदेश आपको मैं पढ़ाने जा रहा हूँ जिसका नाम है तटीय प्रदेश। तटीय प्रदेश के बारे में हम बात करने जा रही हैं। तटीय प्रदेश के बारे में जान के हमें पता होना चाहिए तटीय प्रदेश होता क्या क्या है। ये आ गया आपका इमेज और ये आ गया आपका, सारों को नहीं जाने एक साथ है ना, एक में तो चले जाओ, बोतल बातल भर लो। ये आ गया आपके सामने मैप। अब तटीय प्रदेश के बारे में हम बात करने जा रहे हैं भाई। तटीय प्रदेश क्या होता है आपको पता ही है, सभी को जानते हो आप सभी। तटीय प्रदेश शुरू कहाँ से होता है आप सभी जानते हो कि भारत है वो टोटल कितनी स्थलीय सीमा बनाता है, 15,200 किलोमीटर की बनाता है। और भारत है वो जलीय सीमा कितनी की बनाता है, 7,516.6 किलोमीटर की बनाता है, जिनमें से 6100 किलोमीटर की क्या बनाता है वो, 6100 किलोमीटर की क्या बनाता है वो, ये यहाँ पर राज्यों के साथ में सीमा बनाता है। राज्य कितने, 9, जिसमें पहला कौन सा, जिसमें गुजरात, गुजरात के बाद में यहाँ कौन सा भाई, महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र के बाद में गोवा गिन गयो, गोवा, गोवा के बाद में केरल के बाद में कौन बोल रहा, खुद बार कर रही है, कर्नाटक। गोवा के बाद में कहा जाता है भाई कर्नाटक, के बाद में यहाँ पे केरल, यार केरल के बाद में तमिलनाडु, के बाद में आंध्र प्रदेश, के बाद में आंध्र प्रदेश के बाद में आ गया आपका उड़ीसा, और उड़ीसा के बाद में यहाँ आ गया आपका पश्चिमी
अलग। थोड़ा सा होता है। अब ठीक है, कुल मिला के गलत चला दिया। अब तो बोलो उत्पाद दिए मैंने, चलो कोई बात नहीं, लगभग आपको आ जाएगा समझ, कोई दिक्कत बात नहीं है। अब सुनो, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, यहाँ तक ये फैला हुआ है। कौन सा तट के बारे में बात कर रहे हैं? तटीय प्रदेश के बारे में हम बात कर रहे हैं। भारत के कितने राज्य तटीय प्रदेश यानी तटीय सीमा बनाते हैं? 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 राज्य तो बनाते हैं तटीय सीमा। कितने बनाते हैं अभी? 9 राज्य बनाते हैं तटीय सीमा। और भारत के कितने राज्य स्थलीय सीमा बनाते हैं? आपके हैं नहीं वैसे सामान्य परिचय में बता रहा हूँ ऐसे। कितने राज्य बनाते हैं स्थलीय सीमा? 4। किसा पिछला 4 किसा है? ये तो किसी के साथ बनाते ही नहीं है। स्थलीय भी नहीं बनाते। हरियाणा कहाँ स्थलीय बनाता है? हरियाणा तो बीच में रह गया ना। बीच में स्थलीय सीमा कैसे बनाएंगे? स्थल तो वो होता है जो किसी के साथ में स्थलीय, जैसे बांग्लादेश और भारत के साथ में, या भारत और पाकिस्तान के साथ में, वो स्थल के साथ में सीमा बना दे, उसको बोलते हैं स्थलीय सीमा। हाँ तो वो स्थलीय सीमा है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा वो एक अपने 15,200 किलोमीटर है वो। हरियाणा है ये किसी के साथ में सीमा नहीं बनाता है, ध्यान में रख लेना। चलो हम बात करते हैं यहाँ पे, सुनो भी है ना। एक बताओ, 16 राज्य बनाते हैं। 16 राज्य हैं वो स्थलीय सीमा बनाते हैं, ध्यान रख लेना। सोलह राज्य क्या बनाते हैं? बड़ी लॉजिक वाली बात बता रहा हूँ आपको, समझ लेना ध्यान से। 16 राज्य तो बनाते हैं स्थलीय सीमा। 9 राज्य बनाते हैं क्या भाई? 9 राज्य क्या बनाते हैं? तटीय सीमा बनाते हैं। 16 और 9 कितने हो गए? कितने हो गए? भी एक 9 को इन्हें घेर दो अपने, या इन्हें घेर दो, 25 हो गया। 25 हो गए। कितने ऐसे राज्य न जो न तो स्थलीय सीमा बनाते हैं न जलीय सीमा बनाते हैं? हैं कितने? 3 वाले कितने? हाथ खड़ी करो, होंगे तारी वे करके। 3 वाले कितने? हाथ खड़े करे एक बार, और वापस करो तो कौन दिखाऊं फोटो फोटो। 4 वाले कितने? हाथ खड़े करो 4 वाले। अरे की तो बोलो, डिस्कशन ना करो, जल्दी बोलो, आज पूरा करना है अपने को। याद रख लेना 5 राज्य हैं जो किसी के साथ में सीमा नहीं बनाते। 5 है पूरे पूरा, कितना है? 5। 25 और 5 कितने हो गए? राज्य कितने हैं? ये तो पंगा हो गया। ये केवल राज्यों की बात कर रहा हूं। 16 राज्य, 9 राज्य, 5 राज्य, ठीक है। पंगा हो गया ना यार। बस यही चीज पकड़नी है कि गुजरात और पश्चिमी बंगाल 2 बार सीमा बनाते हैं, स्थलीय भी बनाते हैं और जलीय भी बनाते हैं। तो 30 में से 2 माइनस कर दो, कितने आगे? राज्य कितने हैं? ऐसे याद करना है। चलो छोड़ो, लंबी कहानी कभी बैठ के बताऊंगा, दर्द भरी है। चलो ये तो क्या ही रफ होगा रे, बीच में ही सामान्य परिचय ना आपके आता नहीं है, इसलिए थोड़ा सा इसको स्किप कर दिया था। अब सुनो अपनी बात क्या करती हैं। तटीय प्रदेश के बारे में प्रश्न आता है कि गुजरात से लेकर जो महाराष्ट्र के बीच में जो फैला हुआ है, महाराष्ट्र का यहाँ पर स्थान पड़ता है जिसका नाम है दमन। क्या नाम है भाई? दमन। महाराष्ट्र के दमन तक जो फैला हुआ है, ये जो तट क्या कहलाता है? ये जो तट है ये तट क्या कहलाता है? तो ये यहाँ तक ये जो तट है ये कहलाता है गुजरात तट। क्या कहलाता है भाई? महाराष्ट्र से गोवा के बीच में ये जो तट फैला हुआ है, ये जो तट है ये क्या कहलाता है? इसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं। ये कहलाता है कौन सा भाई?
कोंकण तट कहलाता है। गोवा से कर्नाटक केंद्र स्थान पड़ता है यहाँ पर न्यू मंगलोर, न्यू मंगलोर आगे लीजिए हैं कुछ चिपकी हो रहा है। न्यू मंगलोर, न्यू मंगलोर तक, ये गोवा से न्यू मंगलोर के बीच में फिर एक तट है। फिर न्यू मंगलोर से लेकर यहाँ एक स्थान पड़ता है जिसका नाम है कन्याकुमारी ना, ये यहाँ कन्याकुमारी तक एक तट वो फैला हुआ है। इसको अलग अलग पेन से बनाते हैं, कुछ बढ़िया बनेगा ये अलग तट है, और इसके बाद में ये वाला तट अलग है, और इसके बाद में ये वाला तट है वो अलग है, और ये वाला अलग है ना, अलग अलग पता चल रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एक बार यहाँ तक बात कर लें, हाँ यहाँ तक बात कर लेते एक बार, बाकी तो मैं आपको वैसे बताऊंगा। पहला आ जाता है, प्रश्न आ जाता है कि प्रश्न ये आ गया कि गुजरात से दमन महाराष्ट्र के बीच में फैला हुआ तट का नाम बताओ, क्या नाम है? गुजरात तट, क्या नाम हो जाएगा? दमन महाराष्ट्र से गोवा के बीच में जो फैला हुआ जो तट है उस तट का नाम बताना है, तो उस तट का नाम क्या हो जाएगा? इस तट का नाम हो जाएगा कोंकण, इसका नाम हो जाएगा कोंकण तट। क्या नाम हो जाएगा भाई? कोंकण तट हो जाएगा। गोवा से लेकर फिर अपने बात करते हैं कर्नाटक के न्यू मंगलोर तक जो फैला हुआ है उससे बोलते हैं, क्या बोलते हैं अभी? इसे बोलते हैं ये तो हो जाएगा ये वाला बात, इसे बोलते हैं कन्नड़। न्यू मंगलोर से लेकर कन्याकुमारी के बीच में ये दो तट फैला हुआ है उसका नाम है, क्या नाम है इसका? कहानी आई समझ में? ये इधर महाराष्ट्र वाले भाग को बोलते हैं इसको कोंकण तट को ही बोलते हैं। सौराष्ट्र का मतलब है ना, ये महाराष्ट्र वाले भाग को बोलते हैं, ये कोंकण तट बोलते हैं। आगे हम और बात करते हैं, है ना, आगे हम और बात करते हैं। तो इधर वाला का निदान तो ऐसे किया गया, इधर वालों का निदान है वो नदियों के आधार पर किया गया है। आंध्र प्रदेश को दो समान भागों में विभाजित करने वाली नदी का नाम बताओ। वाह वाह महेंद्र, उड़ीसा से जस्ट हम ऊपर की बात करते हैं ना यहाँ पे, तो यहाँ पर एक नदी आ जाती है उड़ीसा वाले भाग के अंदर, जहां पर भारत का सबसे लंबा बांध बना हुआ है। कौन सा बांध? हीराकुंड बांध। बिहार दरोगा में पूछा गया था ना, कहो का बा है पुल पूछो है। महानदी के बाद में पश्चिम बंगाल से ऊपर एक नदी आती है जिसका नाम क्या है? स्वर्णरेखा नदी। यहाँ पर ऐसा बोलते हैं कि क्या भाई, है ना, अपने यहाँ जैसे पुलिस वाला बोलते हैं ना, वहाँ दरोगा बोलते हैं, दरोगा को खबर करो, है ना, तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो याद रखना, तमिलनाडु से लेकर है कृष्णा नदी के बीच में जो तट फैला हुआ है इस तट को बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं कोरोमंडल। कोंकण नहीं है, कोरोमंडल। अच्छा यहाँ के बुढ़ हो गए हो विशेष निजा में तो कोरोमंडल, इसका नाम क्या हो जाएगा भाई? इसका नाम है कोरोमंडल। कृष्णा नदी से लेकर और महानदी के बीच में जो फैला हुआ तट है, ये जो फैला हुआ जो तट है, इस तट का जो नाम है वो हो जाएगा आपका, इसे बोलते हैं क्या भाई? इसे बोलते हैं उत्तरी सिरकार, इसे बोलते हैं उत्तरी सिरकार, उत्तरी सिरकार। गुरुजी मैप में बताओ, मैप में बताओ, मैप में बता देंगे भाई। महानदी से लेकर स्वर्णरेखा नदी के बीच में जो तट फैला हुआ है उस तट को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं भाई? ये जो तट है ये कहलाता है उत्कल तट, या फिर इसे बोलते हैं उत्कल या फिर कलिंग तट बोलते हैं। ये तटीय प्रदेश था, पूरा हो गया आपका। लो ठीक है, अभी शुरुआत ही नहीं हुई। गुजरात से लेकर महाराष्ट्र के दमन तक फैला हुआ गुजरात तट, दमन महाराष्ट्र से लेकर गोवा के बीच में, गोवा से लेकर न्यू मंगलोर तक, और न्यू मंगलोर से तो कन्याकुमारी तक भारत का, संपूर्ण भारत का दक्षिणतम अंतिम बिंदु का बात पूछी जाए तो कौन सा हो जाएगा भैया आपका? कन्याकुमारी वाले कितने हाथ खड़े करना? संपूर्ण भारत का दक्षिणतम अंतिम बिंदु का नाम बताओ। इंदिरा पॉइंट है, इंदिरा पॉइंट वाले कितने हैं? कन्याकुमारी वाला कितना है? कन्याकुमारी को नहीं गुरु ही मारता है। हाँ चलो बढ़िया बात है ना।
आपको याद रखना है कि अगर संपूर्ण भारत की बात करते हैं तो द्वीपों को शामिल किया गया है, और द्वीपों में अंतिम द्वीप आ जाता है यहाँ पर अंडमान, यानी निकोबार आ जाता है लास्ट। निकोबार केंद्र स्थान पड़ता है जिसका नाम है, या तो आ जाएगा इंदिरा पॉइंट, या इसे बोलते हैं पार्सिन पॉइंट, या इसे बोलते हैं ला हिचांग पॉइंट, या इसे बोलते हैं पिगमिलियन पॉइंट, पिगमिलियन पॉइंट बोलते हैं। उत्तरी अंतिम बिंदु पूछा जाए तो इंदिरा कोल एक ही है, लेकिन अगर मुख्य भूमि का अंतिम बिंदु पूछा जाए तो कन्याकुमारी, कन्याकुमारी नाम नहीं है तो केप कैमोरी नाम आ जाता है। दोनों कहाँ पड़ते हैं? तमिलनाडु के अंदर। ठीक है भाई, अब अपनी शुरुआत करते हैं। सबसे पहले गुजरात तट के बारे में पढ़ेंगे, जिसको 3 भागों में बांटा गया है। 3 भाग है, कौन कौन से चर्चा करते हैं। सबसे पहले आ जाता है गुजरात का तट। गुजरात तट को बांटा गया है। सबसे पहले तो मेरे को ये बताओ, विस्तार, विस्तार कहां से लेकर कहां तक है? गुजरात से लेकर, गुजरात से दमन, दमन कहां पड़ता है? दमन महाराष्ट्र तक ये फैला हुआ है। गुजरात से लेकर दमन महाराष्ट्र तक ये फैला हुआ है। तट का नाम क्या आ जाएगा भाई? गुजरात तट है। गुजरात से लेकर दमन महाराष्ट्र, कितने भागों में बांटा गया है गुजरात तट को? 3 भागों में बांटा गया है। यहाँ पर आ जाता है गुजरात तट, गुजरात तट आ जाता है। और इसको बांटा कितने भागों में गया है भाई? इसको बांटा गया है 3 भागों में बांटा गया है। 3 भाग है, कौन कौन से हैं? तो पहला भाग का जो नाम आता है वो आ जाता है कच्छ का रण। पहले भाग का नाम क्या आ जाता है? कच्छ का, कच्छ का रण। दूसरा जो भाग आ जाता है उसको हम बोलते हैं काठियावाड़ का पठार, काठियावाड़ का पठार भी हम बोलते हैं। और तीसरा जो आ जाता है उसे बोलते हैं कांकरा पार का पठार, कांकरा पार का पठार, कांकरा पार का पठार, कांकरा पार। ये जो ताप्ती नदी पर परियोजना चलती है कांकरा पार का पठार। अब इनकी विशेषता देखेंगे। सबसे पहले कच्छ के रण की विशेषता क्या है, फिर काठियावाड़ पठार की क्या है, फिर कांकरा पार के पठार की विशेषता क्या है। तो सबसे पहले इसके अंदर 1 नंबर पे आ जाता है कच्छ का रण। 1 नंबर पे क्या आ गया? कच्छ का रण। कच्छ का रण है ना, उसकी विशेषता ये है कि यहाँ पर मिलता है एक बंदरगाह। साथ साथ में बंदरगाह पूरे करवा दूंगा आपको। कच्छ के रण के अंदर मिलता है, यहाँ रख लेना कि यहाँ पर इस में कांडला बंदरगाह स्थित है। कांडला, अगर पूछा जाए राजस्थान के सबसे नजदीक बंदरगाह कौन सा है तो कांडला बंदरगाह, पेपर में आ चुका है। इसमें कांडला बंदरगाह स्थित है। बंदरगाह क्या होता है? बंदरगाह क्या होता है? बंदरगाह, बंदर मतलब बांदर, गाह मतलब घर, बंदर का घर। बंदरगाह का मतलब वो होता है कि जहाज के रुकने का जो स्थान होता है ना उसे बोलते हैं बंदरगाह। ठीक है, हाँ अपनी भाषा में साहब बांदर की जगह रुक रहे हैं। नोट में एक बात लिखा दूं, क्या लिखाऊं? राजस्थान का सबसे नजदीक बंदरगाह, राजस्थान का सबसे नजदीक बंदरगाह, नजदीक बंदरगाह किसे बोलते हैं भाई? अरे बोलो, कांडला। राजस्थान वाला कांड बहुत करेंगे, याद रखना है ना, कांडला। ऐसे याद करना आपने, तो कैसे याद करो, कोई दिक्कत नहीं। अब कांडला बंदरगाह की थोड़ी विशेषता। कांडला बंदरगाह भारत का एक ज्वारीय बंदरगाह है। अब ये ज्वारीय क्या होता है? कांडला बंदरगाह भारत का एक ज्वारीय बंदरगाह है। अब ये ज्वारीय क्या होता है? आपने नाम सुना होगा ज्वार भाटा, ज्वार में भाटा मारना, ज्वार भाटा। ज्वार भाटा क्या होता है? पानी का गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण, किसकी शक्ति के कारण? चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण समुद्र का पानी ऊपर चढ़ना, ज्वार, वापस नीचे करना, भाटा। यानी यहाँ पर ये जो बंदरगाह जो बना हुआ है इसका जो पानी है वो ऊपर उठता रहता है, ध्यान रखना। इसलिए भारत का एक क्या है? ज्वारीय बंदरगाह है ना, इसका पानी ऊपर उठता रहता है।
आगे हम बात करते हैं तो यहाँ से मुक्त व्यापार होता है, कोई चार्ज नहीं लगता। कारण थे भी जागे हट है व्यापार कर सको, क्यों व्यापार हुआ है वो भी मैं समझा दूंगा। यहाँ से मुक्त व्यापार होता है, खुला व्यापार होता है ना, चार्ज भी नहीं लगता है, कहीं से भी व्यापार कर सकते हो, मुक्त व्यापार होता है। फिर अपनी बात करते हैं तो यहाँ पर सूखे मेवे का सर्वाधिक व्यापार होता है। सूखे मेवा दोनों क्यों है, नौकरी लाग जो बाद में खाया। यहाँ से सूखे मेवों का व्यापार सर्वाधिक होता है। गुरुजी मानना की लेना। अच्छा एक नया नाम देख लो फिर, सर्वाधिक होता है। इसका नया नाम क्या है, पांडा बंदरा का नया नाम है पंडित दीनदयाल उपाध्याय, या पंडित दीनदयाल लिख के बोला नया नाम। किसका नया नाम, कांडला का नया नाम है पंडित दीनदयाल। आलो जी थारो कच्छ को रन हो कंप्लीट। कच्छ करने के बाद में काठियावाड़ के अंदर कुछ पहाड़ियां पड़ती है, नाम बता देता हूँ। काठियावाड़ और दोनों हम एक साथ ही पढ़ेंगे, काठियावाड़ और एक आ जाता है आपका कांकरापार का पठार। दोनों की विशेषता, काठियावाड़ की हम बात करते हैं तो यहाँ पर कुछ पहाड़ियां बनी हुई है। कितनी पहाड़ियां हैं, 3 पहाड़ियां, पहाड़ी खटार आ रही पहाड़ी, 3 पहाड़ियां हैं मोटी मोटी, नाम बता दूँ था जो इसी श्रेणी के अंदर पड़ती है, पूछा गया पेपर में। 3 पहाड़ियां हैं यहाँ पर, ये देखो भाई। पहली पहाड़ी को नाम लाग जा, ठीक है। अब देखो अपनी बात करते हैं इसके बारे में। 3 पहाड़ियां बना दी हमने। देखो भाई 3 पहाड़ियां हैं यहाँ पर, जो फेमस है इसी श्रेणी के अंदर पड़ती है। पहली पहाड़ी का नाम आ जाता है गिर की पहाड़ी। पहली पहाड़ी का नाम है गिर की पहाड़ी, गिर लिख रहा हूँ, गिर की पहाड़ी। और दूसरी जो पहाड़ी पड़ती है और यहाँ पे बड़ी मात्रा पहाड़ी, हाँ गिर की पहाड़ी। और दूसरी आ जाती है यहाँ पर मांडवी की पहाड़ी। गिर की पहाड़ी मांडवी की, हाँ एक तो गिर की आ जाती है, एक मांडवी की आ जाती है, एक वर्धा की पहाड़ी आ जाती है। वर्धा है ना, वर्धा की पहाड़ी। 3 ही पहाड़ियां हैं यहाँ पर। केवल पेपर में पूछ लेता है कि वर्धा की पहाड़ी, मांडवी की पहाड़ी, गिर की पहाड़ी कहाँ पड़ती है, काठियावाड़ के अंदर पड़ती है। याद रहे तो ठीक है, नहीं याद रहे तो धक्को ना करियो, बड़ा एग्जाम में आओगे, थारे एग्जाम में तो मुश्किल ही है, लेकिन अपा लेवल में पढ़ाना बड़े तरीकों ना। यहाँ बात करते हैं कांकरा पार के पठार के बारे में। तो यहाँ याद रखना, यह नदियों के द्वारा निर्मित क्षेत्र है, यह नदियों के द्वारा निर्मित क्षेत्र है। तभी तो मैंने बताया था कि यहाँ पर एक नदी निकलती है जिसका नाम है ताप्ती, और ताप्ती नदी पर कांकरापारा योजना चलती है, परियोजना चलती है। कहाँ पे, गुजरात के अंदर। यह नदियों के द्वारा निर्मित क्षेत्र है। कांकरापार का पठार है ना, ये पूरा पूरा नदियों के द्वारा निर्मित है ना, काटते 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 बड़े बड़े ना निर्मित है। यहाँ नदियों, इससे नहीं लिखेंगे, इसको थोड़ा सा बड़े लिखेंगे। यहाँ पर, यहाँ से नदियाँ बहती है, सर्वाधिक नदियाँ बहती है ना, यहाँ पे ये लिख सकते हैं, यहाँ से नदियाँ बहती है। ये थोड़ा सा बढ़िया रहेगा, पठार तो ऑलरेडी बना हुआ था, नदियाँ बहती है यहाँ से। उदाहरण के रूप में हम बात करें तो यहाँ पर आ जाएगा कौन कौन सी भाई, एक तो नर्मदा आ जाती है, एक ताप्ती आ जाती है, एक साबरमती आ जाती है। तो गुजरात का पठार कंप्लीट हो गया। अरे हो गए कितनी श्रेणियां बांटी, 3, तीनों पढ़ ली नहीं अपने, और वहां तक हमारा मामला कंप्लीट है। अब हम पढ़ते हैं कौन सा पठार, अब हम पढ़ते हैं यहाँ पर जिसका नाम आ जाता है, जिसके हम बारे में हम चर्चा करेंगे, नाम है कोंकण तट। नाम क्या है, कोंकण तट। और कोंकण तट कहाँ से लेकर कहाँ तक फैला हुआ है ये आपको बताएगा नवनीत कुमार भाई। बता दें नवनीत सारनाथ हैं,
कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है? महाराष्ट्र। आगे आगे गुरुजी थे बता दो। दमन महाराष्ट्र से लेकर गोवा के बीच में फैला हुआ है। दमन महाराष्ट्र से गोवा के बीच में फैला हुआ है, गोवा के बीच तक। कल आपकी बड़ी क्लास लगा देंगे क्या 4-5 घंटों की? हैं? कल रोटेट खागा आ जाए, क्योंकि कल हो सकता है ना फिर आपका 2 दिनों का हो सकता है गैप आ जाए ना, क्योंकि 10 को सारा जाना आने बैठा भी था, रामदेवरा जाएंगे ना, हो सकता है परसों और उससे अगले दिन ना, तो 5-6 घंटे की कल क्लास लगा देता हूँ। 2 दिनों में सारा रिवीजन कर लेना, क्वेश्चन में भेजता रहूँगा आपको ना, तो आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा साथ में, और साथ में आपकी स्टडी भी हो जाएगी। दितवार से पहले पहले कंप्लीट करवा दूंगा सारा। मान के चलो भी अपनी अगर क्लास शुरू होती है 12 बजे, क्योंकि कल सर आएंगे साइड तक, तो 12 बजे आएंगे ना कल सर वो, तो 12 बजे से लेकर आपके कम से कम तो आप 5 घंटे मान लो आप हैं। हाँ 4 या 4:30 या 5 बजे तक है ना, इतना तो मान ही लो आप। कल एक नया चैप्टर शुरू करूँगा नदियाँ, और उम्मीद करेंगे कि नदियाँ 5-4 घंटों में अपने जो बड़ी बड़ी नदियाँ हैं वो कंप्लीट कर ले। पूरी तो नहीं होगी लेकिन बड़ी बड़ी कर लेते हैं, फिर उनको आप मैप में घर पे करने का प्रयास करना, क्वेश्चन में इनके भेजते रहूँगा ना। तो कल थोड़ा खाना खुना खा के आ जाना आप, बढ़िया तरीके से खाना खाया ना, और चाल उस्मान सा गलिए यार, ठीक है। हाँ दमन महाराष्ट्र से गोवा के बीच में तक ये फैला हुआ है। दितवा से पहले पहले कंप्लीट करवा दूंगा आपको बढ़िया तरीके से ना, और उसके बाद में फिर अपनी पॉलिटिकल जो बीच में पड़ी है ना, उसके अंदर हो सकता है शाम को मैं आपको पॉलिटिकल में आपको विधानमंडल या विधान परिषद वगैरह जो भी करवा दूँ ना, टाइम मिला तो करवा देंगे। तो दमन महाराष्ट्र से लेकर गोवा के बीच तक ये फैला हुआ है। फिर आपको पॉलिटिकल भी वो कंप्लीट करवाएंगे जो बीच में रही हुई है एग्जाम से पहले पहले। एग्जाम आपका है 27-28 को, क्या 27 और 28 को, उससे पहले पहले कंप्लीट करवा देंगे, 2 दिन एक्स्ट्रा मिलेंगे आपको। अब बात करते हैं इसकी विशेषता के बारे में, बात करते हैं कोंकण तट के बारे में। तो यहाँ पर मुंबई बंदरगाह स्थित है भाई, मुंबई बंदरगाह स्थित है, बंदरगाह स्थित है यहाँ मुंबई बंदरगाह स्थित है, ये भी आपको याद रखना है। और मुंबई बंदरगाह को क्या कहते हैं? इसे गेटवे ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। मुंबई बंदरगाह को क्या कहते हैं? मुंबई बंदरगाह को बोलते हैं गेटवे ऑफ इंडिया। मुंबई बंदरगाह, साथ साथ में बंदरगाह करवा रहा हूँ आपको, याद रख लेना। बंदरगाह को वाकई आपको पेपर में दिया हुआ तो नहीं है। मुंबई बंदरगाह को गेटवे ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। हिंदी में तो हो रहा है, इंग्लिश सामने हिंदी को नहीं है, हिंदी में तो क्या कहें? गेटवे ऑफ इंडिया को, गेटवे ऑफ इंडिया, भारत का प्रवेश द्वार, भारत का प्रवेश द्वार कहते हैं, प्रवेश द्वार कहते हैं। अब फर्स्ट ग्रेड की भर्ती में एक बार क्वेश्चन पूछा था, क्या पूछा था? कि मुंबई है बंदरगाह है वो कौन से द्वीप पे बना हुआ है? इतना डीपी क्वेश्चन आता है क्या? सिटी में हद कर रखी है, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड तक लेवल है। मुंबई बंदरगाह को गेटवे ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, भारत का प्रवेश द्वार के नाम से भी जाना जाता है। के नाम से जाना जाता है, जाना जाता है। सिटी वाइज में थोड़ा डांगा डॉक्टर बनाऊंगा। तो यहाँ अपनी बात करते हैं कि यह मुंबई बंदरगाह कौन से पे बना हुआ है भाई? मुंबई बंदरगाह पता नहीं, बंदरगाह पे पता नहीं द्वीप पे बना हुआ है। बंदरगाह है सेलसेट द्वीप पे बना हुआ है, ये आया था पेपर में। सेलसेट द्वीप पे बना हुआ है, सेलसेट द्वीप पर बना हुआ है। द्वीप क्या होता है? होशियार हो गया नहीं? बंदरगाह सेलसेट द्वीप पर बना हुआ है। होशियार तो हो जाए पर 1.5 ना हो जाए, ठीक है। आगे हम और बात करते हैं। तो यहाँ पर अन्य द्वीप देखो कौन कौन से, केवल ये भी पूछ लेता है, अगर सेलसेट द्वीप पूछ ले तो अन्य द्वीप कौन कौन से हैं? तो अन्य द्वीप यहाँ पर एक तो होता है एलिफेंटा द्वीप आता है, एक तो एलिफेंटा द्वीप भी यहीं पड़ता है, एलिफेंटा, और एक वुच्चर द्वीप भी यहीं पड़ता है, वुच्चर द्वीप, वुच्चर द्वीप, ये दोनों द्वीप यहीं पड़ते हैं। कई बार पूछ लेता ना कि वुच्चर द्वीप कहाँ पे है, तो कोंकण तट के अंदर है। एलिफेंटा द्वीप कहाँ पे है, तो ये भी कोंकण तट के अंदर है। तो ये आप सभी को ध्यान में रखना है भाई, बहुत ही बढ़िया बात है, इतना ध्यान रख लोगे तो। और अगर हम बात करें सबसे व्यस्त बंदरगाह भी कौन सा है, तो ये भी कौन सा है भाई?
सबसे व्यस्त बंदरगाह कौन सा है? टाइम पास हो गया नहीं बढ़िया। हाँ, अगर हम बात करें तो सबसे व्यस्त बंदरगाह, व्यस्त जो बंदरगाह है वो भी कौन सा है भाई? मुंबई बंदरगाह है सबसे व्यस्त। हाँ, कल ऐसा 150 रुपये की लेनी है। जितने दिन क्लास चल लगी भी साबुआ पर डिवाइड कर लिया 2 घंटा में कितना बना है? सबसे व्यस्त बंदरगाह। हाँ, भी चाह पानी तो आई सी। हाँ, सारे आ जाएगी नहीं। चलो कोई बात को नहीं। आगे हम और बात करते हैं तो यहाँ पर याद रख लेना, एक बात और याद रख लेना, यहाँ पर एक और बंदरगाह भाई, एक बंदरगाह है जिसका नाम क्या है भाई? एक अन्य बंदरगाह भी पड़ता है जिसका नाम है नावा सावा बंदरगाह। 12वीं क्लास में पढ़े थे तब के, याद है क्या आपको? 12वीं क्लास में पढ़े थे, 3 साल हुए। नावा सावा बंदरगाह, नावा शावा बंदरगाह। और ये बंदरगाह भी कहाँ पड़ता है? इसी तट के अंदर पड़ता है, ध्यान में रख लेना। और इसका नया नाम क्या है? नया जिसका जो नाम है वो है पहलो प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह है इसका नाम, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। ठीक है भाई, बढ़िया बात है, यहाँ तक मामला कंप्लीट है। जवाहरलाल नेहरू नावा सावा बंदरगाह का नया नाम है। और ये कुछ यहाँ पे द्वीप बने हुए हैं। कोंकण तट हो गया आपका कंप्लीट। उसके बाद में कौन सा तट? कन्नड़ तट के बारे में बात करते हैं। कन्नड़ तट के बारे में अगर हम बात करना चाहें तो कन्नड़ तट जो है वो उसकी विशेषता क्या है आपको याद रखना है। यहाँ पर सबसे पहले विस्तार के बारे में बात करें तो विस्तार बता दो जल्दी से, कहाँ से लेकर कहाँ तक है भाई? विस्तार बताओ जल्दी से, कहाँ से लेकर कहाँ तक है? याद रख लेना, यहाँ पर अपने बात करना चाहें तो ये आ जाएगा गोवा से लेकर, गोवा से न्यू मंगलोर कहाँ पड़ता है भाई? न्यू मंगलोर कर्नाटक के बीच में फैला हुआ है, यहाँ तक इसका विस्तार है। न्यू मंगलोर कर्नाटक तक इसका विस्तार है। गोवा से लेकर न्यू मंगलोर कर्नाटक तक इसका विस्तार है। और अगर हम बात करना चाहें यहाँ पर इसकी विशेषता के बारे में, कन्नड़ तट के बारे में, तो यहाँ पर न्यू मंगलोर बंदरगाह पड़ता है। न्यू मंगलोर बंदरगाह स्थित है। और इसे भारत का कॉफी बंदरगाह के नाम से जानते हैं, इम्पोर्टेंट है। और इसे मतलब इसे भारत का कॉफी बंदरगाह के नाम से जानते हैं। कॉफी मसाले सर्वाधिक जो होते हैं ना, कॉफी का सर्वाधिक होती है वो कर्नाटक वाले भाग के अंदर होती है। यहाँ कर्नाटक के अंदर मसाले सर्वाधिक होते हैं वो मालाबार तट के अंदर होता है। केरल आ गया, तमिलनाडु हो गया, इलायची, बड़ी इलायची, लौंग, है ना, जितने मसाले जो होते हैं वो यही होते हैं, केरल के अंदर होते हैं। आपने ये भी देखा होगा कि यहाँ पर क्या आए थे सबसे पहले? अपने यहाँ पुर्तगाली आए थे, और पुर्तगालियों ने सबसे पहली फैक्ट्री भी कहाँ लगाई थी? केरल वाले भाग के अंदर लगाई थी, कैलिकट बंदरगाह के अंदर, है ना। तो वहाँ पे भी हम बात करते हैं क्योंकि वहाँ पर मसाले सर्वाधिक होते थे, काली मिर्च सर्वाधिक होती थी, और वो काली मिर्च के शौकीन थे। काली मिर्च को कहा गया यवन प्रिय, सीधा कहता है अरे यवन प्रिय कहाँ है ना, अगर हम लागतों को ढके ही है अगर देखता काली मिर्च। भारत का कॉफी बंदरगाह के नाम से जाना गया ना, भारत का कॉफी बंदरगाह कहते हैं, कॉफी बंदरगाह कहते हैं। ठीक है भाई, इतनी सी बात याद रख लोगे। आगे नेक्स्ट आपका आ जाता है कौन सा भाई? कन्नड़ तट के बाद में लास्ट आ जाता है मालाबार तट आ जाता है। कौन सा तट आ जाता है? मालाबार तट। आगे वाले पेज पे ले क्या? हाँ नहीं, पेज पड़े अपना ना, छोटे छोटे दे आ लो। अब आ गया आपका कौन सा भाई? मालाबार तट आ गया। मालाबार तट। और मालाबार तट के बारे में अगर हम बात करना चाहें तो मालाबार तट क्या कहता है, इसका विस्तार बताओ। सबसे पहले विस्तार बताएगा आपको कौन बताएगा भाई? हाँ भाई, रजत बता दिखाना विस्तार। न्यू मंगलोर से लेकर पूरा कन्याकुमारी तक पूरा बताओ ना।
न्यू मंगलोर से लेकर 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 कहाँ तक? कन्याकुमारी, कन्याकुमारी तक, कन्याकुमारी तक। कन्याकुमारी कहाँ पड़ता है? न्यू मंगलोर कहाँ पड़ता है बता चुका हूँ, कर्नाटक के अंदर। कन्याकुमारी कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु या नाडु, लाडू लाडू, तमिलनाडु है ना। ये ध्यान रखना, न्यू मंगलोर से लेकर कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। मालावा तट की बात करते हैं, इसे मसाला बंदरगाह के नाम से भी जाना गया है। इसे मसाला तट के नाम से जाना गया है। इसे मसाला तट के नाम से जाना गया है। तट के नाम से जाना गया है, के नाम से जाना गया है। मसाले सर्वाधिक होते जाना गया है। यहाँ मसाले सर्वाधिक होते हैं। जैसे हम बात करते हैं, यहाँ मसाले सर्वाधिक होते हैं। यहाँ मसाले सर्वाधिक होते हैं। काली मिर्च क्या है? मसाला है। काली मिर्च, लौंग, इलायची, इलायची भी एक प्रकार का मसाला ही, ध्यान रखना। बाकी आपको पता ही है। और बात, इलायची मसालों में आती है, लौंग इलायची मसाला के अंदर आती है, ठीक है। आप आगे बोलेंगे बढ़िया सा मसालेदार एक चाय बना दो, क्या बनेगी कभी? हाँ, कड़क चाक में ही है, ठीक है। हाँ हाँ, तो अदरक भी यहाँ अपन डाल सकते हैं ना इसके अंदर। हाँ तो ठीक है, बढ़िया बात अभी। तो यहाँ मसाले सर्वाधिक होते हैं, काली मिर्च, लौंग और इलायची यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। और अगर हम बात करना चाहते हैं यहाँ पर, तो आपको क्या याद रखना है इसके अंदर कि यहाँ पर कोचीन बंदरगाह स्थित है। यहाँ पर कोचीन बंदरगाह स्थित है। अभी कोचीन बंदरगाह स्थित है। कोचीन बंदरगाह स्थित है। कोचीन बंदरगाह स्थित है। और इस बंदरगाह को मसाला बंदरगाह के नाम से जाना गया है। इस बंदरगाह को, कॉफी बंदरगाह कौन है भाई? इस बंदरगाह को मसाला बंदरगाह के नाम से जाना गया है। क्या बात है? सुस्त क्या बैठिया कगेपची है, चाय पीनी है क्या? जाना गया है। चाय को नाम ले रखे बस, आधो घंटो और दे बनते इधर भौतिक प्रदेश कंप्लीट है। इस बंदरगाह को मसाला बंदरगाह के नाम से बस आगे। अब तो मालाबार आ गया, उसके बाद में एक लास्ट और बचा है तटीय प्रदेश का द्वीपीय समूह बचा है। और द्वीपीय समूह के बाद में राजस्थान वाला है, वो तो आपको पढ़ा रखा है, तो वो मैं पढ़ाऊंगा नहीं आपको, है ना। तो 5 से भौतिक प्रदेश पढ़ेंगे, लास्ट बचा हुआ है वो हम पढ़ लेंगे। इसमें छोटा सा ही है लास्ट वाले के लिए, तो बस हमारे को 10 मिनट ही चाहिए माता। 10 मिनट चाहिए नहीं, 5 मिनट या 10 मिनट चाहिए। बता दो गैप चाहिए तो बता दो, 5 मिनट की छुट्टी करूँ क्या? अभी तक इतना और पढ़ा गया, ये इधर वाला तो गया कंप्लीट, उधर वाला फिर पढ़ेंगे। 5 मिनट का गैप चाहिए तो बता देना है। चलो कोई बात नहीं है ना, आराम से पानी पुनी पी लो, 5 मिनट के बाद में फिर मिलते हैं ना अपने। थोड़ा रिलैक्स हो जाओ आप भी, है ना।